एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 178 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपने देख ही लिया होगा मेरी पोस्ट में मैंने बोला था कि मैं कल वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। और मैंने ना एक शॉर्ट वीडियो एक्सपेरिमेंट करके बनाई है, कोशिश करी है बनाने की, क्योंकि मेरा फ़ोन इतना अच्छा तो है नहीं तो मैं बना पाऊंगा। और जब मेहमान आए थे तो भाई मैं पूरा वीडियो बनाने में बिजी था, शॉर्ट वीडियो या किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था क्योंकि टाइम कम था। अब 2 दिन की चांदनी थी, मैंने 2 दिन अच्छे से वीडियो डाली, लेकिन फिर वो चले गए। अब रही बात शॉर्ट वीडियो की, तो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी और मुझे वो पोस्ट करनी थी, लेकिन मैंने पोस्ट यहाँ नहीं कर दी, मैंने कर दिया है इंस्टाग्राम पे उसे पोस्ट। इंस्टाग्राम पे एमजे रिवर्ब सोसाइटी बस इतना सर्च कर दो, बिना किसी स्पेस बिना किसी मार्क वार्क के, कुछ नहीं, बस सिंपल लिख दो एमजे रिवर्ब सोसाइटी और तुम्हें मेरा मिल जाएगा। और उसके ऊपर तुम्हें जाके बस पहले वाली मेरी डीपी लगी होगी और उस पर जाके बस तुम्हें देखना है और तुम्हें मिल जाएंगी, बहुत सारी पोस्ट भी मिल जाएंगी मेरी, और बाकी ये रील जो मैंने बनाई थी वो मिल जाएगी तुम्हें। हालाँकि मुझे करना था अपने सेकंड चैनल पे, लेकिन सेकंड चैनल मैंने उस पे करा नहीं। मेरा जो सेकंड चैनल है उसका नाम है 10,001 नाइट्स, और इसके ऊपर मैंने वो जो वारलॉक ऑफ मैगोस वर्ल्ड उसकी वीडियो डली होगी और साथ में एलोटियम की 2 एपिसोड डले होंगे, तो तुम देख पाओगे और पता चल जाएगा कि ये मेरा ही चैनल है। मेरी आवाज़ भी होगी तो ऑफ़ कोर्स पता ही चल जाएगा तुम्हें। उसका मैं शायद लिंक भी तुम्हें डाल दूँगा, लिंक नीचे डाल दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, देख लेना लिंकों का सेकंड चैनल का। और रही बात, मेरे पास एक और चैनल था सेकंड चैनल, वो वाला मेरा चैनल है तो, लेकिन यार वो बेकार है, उसको मत देखो, क्योंकि यार मुझे लग रहा है वो शायद एक तरीके से उसके ऊपर कोई ग्लिच है, कोई दिक्कत है जिसकी वजह से उसके ऊपर व्यूज़ कुछ नहीं आते, तो उसको हम ना ही समझेंगे। मेरा जो अब सेकंड चैनल है बस 2 ही है मेरे पास, एक मेरा ये एमजे रिवर सोसाइटी और दूसरा है मेरा 10,001 नाइट्स, बस यही 2 मेरे पास चैनल है, अब ये मान के चलो, ठीक है? क्योंकि उसके ऊपर मैं कुछ ध्यान नहीं दे रहा। तो 10,001 नाइट्स को सब्सक्राइब कर लेना और उसके ऊपर मैं शॉर्ट डाल दूँगा सोच रहा हूँ। वैसे तो इंस्टाग्राम पे मैंने पहले ही डाल दिया, लेकिन उसके ऊपर भी मैं डाल दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, जो फेंगयुआन था भाई, फेंगयुआन ने ना यहाँ पे सोच लिया था कि अब उसे ना रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस को ढूँढना ही पड़ेगा, या चाहिए उसे इनहेरिटेंस। उसके पास ऑप्शन थे कि ना वो जाए ट्रिब्यूटरी के अंदर जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूटरी से वो रिवर ऑफ टाइम के अंदर एंटर कर सकता है, वहाँ जाके वो रेड लोटस की इनहेरिटेंस को ले सकता है। उसके पास शायद की या तरीका था लेने का, क्योंकि भाई उसको पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की इनहेरिटेंस मिली है, जिसकी वजह से उसको पता है कि कैसे जाना है, क्या करना है। अब ट्रिब्यूटरी तो जाने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके थे वेस्टर्न डिज़र्ट के अंदर, तो उसमें से भाई ने एक को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी एक ट्रिब्यूटरी को ख़त्म कर दिया फेंगशूजी को फँसाने के चक्कर में, दूसरी बची है वेस्टर्न डिज़र्ट के अंदर। हालाँकि और भी जगह हैं, साउथर्न बॉर्डर में भी है, ईस्टर्न सी में भी है, बाकी जगह भी है, सेंट्रल कॉर्नर में भी है, तो लेकिन यहाँ जा नहीं सकता ना, नॉर्थर्न प्लेन्स या बाकी जितने भी रीजन है उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि भाई उसके ऊपर लगे पड़े हैं एकदम, भाई वांटेड है भाई अपना, तो जा ही नहीं सकता। इसलिए वेस्टर्न डिज़र्ट की ही सेकंड ट्रिब्यूटरी के अंदर जाके उसे रिवर ऑफ टाइम के अंदर एंटर करके फिर उसे रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस मिलेगी। अब देखते हैं वो ये सब कैसे करेगा। स्टार्ट करते हैं। स्काई बहुत ही वाइड था, पूरा एकदम रेड लाइट से ग्लो कर रहा था, जैसे पूरा आसमान अरोरा बन गया हो। अब एक जायंट इमॉर्टल गु फॉर्मेशन हवा में फ्लोट हो रही थी, क्लियरली टाइम पाथ वाली थी। फॉर्मेशन के अंदर फैंगमान, बाइनिमिंग, हाई लवलन, फेरिमियोनियन, लेडी वाइट रेबिट और ये अंगुशी अलर्ट एकदम खड़े थे। यह फॉर्मेशन का कोर रैंक 7 ईयर गु था। एक साथ रैंक 8 ईयर फ्लो लाइक का वाटर भी साथ में यूज हो रहा था, यानी रैंक 7 और रैंक 8 गु दोनों यूज हो रहे थे। यह फॉर्मेशन हाई फैन की इनहेरिटेंस से आया था। इसका मेन काम था इमॉर्टल प्राइमेसी में टाइम रिवर के ट्रिब्यूटरी से कनेक्ट होना और ईयर बीस्ट को अपने पास लाना, यानी बुलाना। इसलिए हाई फैन ने इसका नाम रखा था इमोरियल ईयर बीस्ट फिशिंग फॉर्मेशन। लोग फिश पकड़ते हैं, ये बंदा ईयर बीस्ट पकड़ता था, और ईयर बीस्ट बहुत पावरफुल होता है, तुम्हें पता है ना, डेसोलेट बीस्ट, एशियन डेसोलेट बीस्ट और यहाँ तक कि इमोरियल डेसोलेट बीस्ट लेवल तक के पावरफुल होते हैं ये। जब हाई फैन ने ईयर फ्लो लाइक का वाटर रैंक 8 बनाया, तब उसे पता लगा कि इसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेटिंग है और इमोरियल ईयर बीस्ट तक अट्रैक्ट हो सकता है। ये बीस्ट टाइम रिवर के ट्रिब्यूटरी फॉलो करके डायरेक्ट इमोर्टल प्राइमेसी में घुस सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाई फैन ने बहुत आइडियाज ट्राई करे। उसने वही टाइम पाथ फॉर्मेशन याद की जो फेंगयुआन ने फेंगयुजे पे यूज़ की थी, जो टाइम रिवर के ट्रिब्यूटरी को डिस्ट्रॉय करती थी और प्राइमेसी का टाइम फ्रीज कर देती थी। पर ये चीज़ डेंजरस थी, टाइम रुक जाए तो रिसोर्स ग्रो नहीं होते, गो वर्म भी यूज़ नहीं होते, क्योंकि गो एक्टिवेट करने के लिए भी तो थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है ना। इसलिए अगर कोई ये मेथड यूज़ करता तो गो वर्म को इमॉर्टल प्राइमेसी से निकाल कर अपनी बॉडी में होस्ट करना पड़ता। ये सब बहुत ज़्यादा रिस्की था, स्पेशली फाइट के टाइम, क्योंकि गूवम इजीली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। हाई फैन टैलेंटेड था, इसलिए ये मेथड सिर्फ लास्ट ऑप्शन के लिए बनाया था, पर वो खुद भी इसे सेटिस्फाई नहीं था, यानी जब उसने बनाया तो वो खुद ज़्यादा खुश नहीं था, रिसर्च चालू रखी थी।
उसने जल्द ही नोटिस किया कि अगर इमोर्टल प्राइमेसी में एक इमोरियल ईयर बीस्ट ऑलरेडी हो, तो बाकी इमोरियल बीस्ट दूर ही रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये टेरिटरी पहले ही ऑक्यूपाइड है, चाहे ईयर फ्लो लाइक अ वाटर कितना भी टेम्परेटिंग हो, कोई घुसने की हिम्मत नहीं करता। यानी एक तरीके से ऐसा है कि वही शेर वाली बात आ गई ना कि शेर का अगर एरिया है तो दूसरा शेर उसमें क्यों ही आएगा, है ना? जब तक पावरफुल ना हो तो तब तक वो क्यों ही आएगा। वही चीज़ थी कि अगर ये शायद फेंगयुआन ये सोच रहा है कि यहाँ पे ना वो एक ईयर बीस्ट जो कि रैंक 8 लेवल का है उसे अपने एम्बेसी के अंदर बुला लेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि बाकी के कोई और ईयर बीस्ट अंदर नहीं घुसेंगे। उन्हें ये लगेगा कि एरिया पहले से ऑक्यूपाइड है, लेकिन जब वो रैंक 8 का ही बीस्ट आएगा तो भाई फेंगयुआन उसे सँभालेगा कैसे? ये वाली चीज़ सोच रहा हूँ मैं। आगे देखते हैं। इसलिए हाई फैन ने पहले ट्राई किया कि वो फेक इमोरियल ईयर बीस्ट का ऑरा बनाए, पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन पाथ वीक था तो फेल हो गया। फिर सोचा कि अपना खुद का इमोरियल ईयर बीस्ट पाल ले और बड़ा करे, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसका ग्रो टू हेवन स्मॉल था, ऑलरेडी रिसोर्स से भरा हुआ। इमेंसली लार्ज इन्वायरमेंट चाहिए होता है बीस्ट को ग्रो करने के लिए, और इमोरियल बीस्ट मार्केट में मिलते भी नहीं है। एशियन बीस्ट से स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके खुद से ग्रो करके एशियन से मतलब थोड़ा-सा ऊपर लाओगे, फिर उससे ऊपर इम्मोरियल लाओगे, तब जाके कुछ हो पाएगा। यानी धीरे-धीरे ग्रो होती है वो। टाइम बहुत ही लगता है। हाई फैन के पास लाइफ स्पैन कम बची थी, दोनों ऑप्शन फेल हो गए। फिर उसने प्लान बनाया कि ईयर फ्लो लाइक अ वाटर यूज़ करके एक इम्मोरियल ईयर बीस्ट को समन करे और एनस्लेव कर ले, यानी पकड़ ले, एकदम प्यादा बना ले अपना। इसके लिए उसने एक इम्मोर्टल किलर मूव बनाया। उसका एनस्लेमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर लेवल का तो था ही, इसलिए वो ईयर बीस्ट समनिंग बनाने में सक्सेसफुल हो गया। पर ये मूव सिर्फ एशियन टियर बीस्ट को समन करता था। इमोरियल लेवल अट्रैक्ट करना टफ था। लाइफ के लास्ट टाइम मोमेंट में हाई फैन ने इमोरियल ईयर बीस्ट फिशिंग फॉर्मेशन बनाया, जो कि इमोरियल ईयर बीस्ट को अट्रैक्ट करता पर कंट्रोल नहीं कर पाता। ये बस एक तरीके से समन नहीं, सिर्फ एक फिश करता था, यानी बस पकड़ के लाता था, बाकी तुम्हारे ऊपर है कंट्रोल कर पाओ या ना कर पाओ। मतलब जो बीस्ट आए वो कंट्रोल में नहीं आता। हाई फैन का ड्रीम था कि एक इमोरियल ईयर बीस्ट उसकी कमांड में हो। वो मर गया पर गोल अचीव नहीं हो पाया। अगर उसके पास थोड़ा-सा और टाइम होता तो शायद वो सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन भाई की लाइफ स्पैन ही नहीं थी इतनी। टाइम हर चीज़ को हरा देता है, एक जीनियस को भी। फेंग युआन सोचता था कि अगर उसके पास टाइम होता तो वो हाई फैन के आइडिया को आगे बढ़ाकर एक डायरेक्ट समनिंग किलर मूव बना देता। यही होता ट्रू इनहेरिटेंस, पहले का रिसर्च कंटिन्यू करके बेटर बनाना। पर फेंग युआन के पास अब टाइम ही नहीं था, और उसे इस इमोरियल ईयर बीस्ट फिशिंग फॉर्मेशन का यूज़ करके एक तरीके से इमोरियल बीस्ट को यहाँ पे लाना था, जो कि इमॉर्टल लेवल पावरफुल होते हैं। फिर 180 स्लेव किलर मूव यूज़ करके उसे फोर्सफुली सबड्यू करना था, ये उसका प्लान था। फेंग युआन ने कहा अगर हाई फैन के पास 180 स्लेव होता, उसके पास एक इमोरियल ईयर बीस्ट ज़रूर होता। अभी रिवर ऑफ टाइम जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, वहाँ डेंजर अलग ही लेवल का है, और हेवनली कोर्ट ने वहाँ पे ट्रैप भी लगा रखे होंगे, तो बहुत रिस्की वाली चीज़ है। पहले जब फेंग युआन ने फेंग जीजू को ट्रैप करके रिवर ऑफ टाइम में भेजा था, फेंग जीजे लास्ट में एस्केप कर गया था, पर फेंग युआन ने उस काउंटर से, यानी मतलब जो एक तरीके से उसका देखा कि वो कैसे बच रहा है, कैसे करा, या जो भी उसके साथ एनकाउंटर हुआ, जो भी कुछ देखा, उसने काफ़ी कुछ गेन करा था कि ये सीन चल क्या रहा है, कितना पावरफुल है, क्या उसके कार्ड्स हैं, कैसे बचा जा सकता है, कैसे सपोर्टिंग है उसकी। अच्छे से एनालाइज़ कर लिया था सब। फेंग युआन कहता है फेंग जीजे बच गया, या तो उसकी खुद की एबिलिटी थी, या तो हेवनली कोर्ट ने रिवर ऑफ टाइम के अंदर कुछ सेटअप कर रखा है, और दोनों में से कुछ भी हो, मैं रिवर ऑफ टाइम में जाऊंगा तो सबसे बुरे केस में मुझे अटैक या ऑब्स्टिकल मिलेंगे ही मिलेंगे, और रिवर ऑफ टाइम में मेरा कोई एडवांटेज नहीं, वहाँ लड़ना मेरी एक तरीके से डिसएडवांटेज या एक तरीके से कॉन्स में ही आएगा, जब तक मेरे पास एक इमोरियल ईयर बीस्ट ना हो। क्योंकि इमोरियल ईयर बीस्ट अगर मेरे साथ होगा तो सेटिस्फाई एक तरीके से रहेगा, और चीज़ें सेफ्टी गारंटेड, ज़्यादा गारंटी भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो गारंटी रहेगी ना कि बचा जा सकता है। इसलिए फेंग युआन सब कुछ परफेक्ट प्लान कर रहा था, बिना प्रेशर और हाई रिस्क लिए, मतलब एक तरीके से अंदर घुसना तो बेकार ही था। अभी रिस्क ले सकता है, लेकिन अभी वो रिस्क लेगा कि पहले मैं स्लेव कर लूँ इस बीस्ट को और फिर जाऊँगा अंदर, तो ज़्यादा बेटर है। इतना भी ज़्यादा नहीं करना कि अकेले ही चले जाओ। तब यहाँ पे क्या होता है, चिरप-चिरप आवाज़ आती है, रिवर ऑफ टाइम का ट्रिब्यूटरी से आवाज़ आई। फेंग युआन कहता है फाइनली इमोरियल ईयर बीस्ट आने वाला है। वो इंस्टेंटली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। फॉर्मेशन के अंदर ट्रिब्यूटरी ऑफ टाइम और रिवर दोनों अपीयर हो जाते हैं। एक मैसिव ईयर मंकी उस पीप होल जैसी ट्रिब्यूटरी से झाँक रहा था। उसकी आँखों का साइज़ एलिफेंट जितना बड़ा था। डार्कनेस में वो फेंग युआन को नहीं देख पा रहा था। उसका फोकस सिर्फ ईयर फ्लो लाइक अ वाटर पे था, जो वहाँ पे था, जो उसको बुला रहा था। जैसे ही उसने रैंक 8 इमॉर्टल को देखा, उसकी भूख एकदम से हाई हो गई। सलाइवा टपकने लगा। ईयर बीस्ट को ईयर गू खाना होता है, और ये गू रैंक 8 प्रोड्यूस करता था। मंकी के लिए सबसे ज़्यादा एक तरीके से, अगर उसने ये गू ले लिया तो एक तरीके से उसे कभी भी खाना ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। ये जो गू है रैंक 8 वाला, ये बहुत सारे उसके लिए रैंक 6 और रैंक 7 गू प्रोड्यूस करता रहेगा। तो भाई के लिए एक बफेट बन जाएगा। तो वो पक्का इसको चाहेगा ही।
तभी चिरप-चिरप आवाज़ आती है। मंकी एक्साइटमेंट में जंप करने लगता है। फिर वो डीप ब्रेथ लेके फेंगीवान के सवेरे मटर प्राइमेसी में घुसने का ट्राई करता है। एयर बीस्ट रिवर ऑफ टाइम से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। फेंगीवान पहले भी एयर बीस्ट समनिंग में ये पावर यूज़ कर चुका था। बस एक प्रॉब्लम है, सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी में एंट्री थोड़ी-सी टफ होती है। स्पेस टियर होता है। मंकी अपने ह्यूज दोनों आर्म्स बाहर निकालता है। फिर वो स्पेस को लिटरली एकदम खोल कर एक बड़ा होल बनाकर अंदर लेता है और अपना जाइंट बॉडी स्क्वीज़ करके धीरे-धीरे छोटा करके अंदर घुसाता है। फेंगयुआन का फेस खुशी से एकदम भाई उठ जाता है। वो कहता है, मेरा प्राइमेसी ब्लेस्ड लैंड है, पर इमोरियल ईयर बीस्ट को भी इसको भाई तोड़ने में दिक्कत हो रही है। और मेरा जो प्राइमेसी है, यानी इसका जो इमोरियल, एक तरीके से इमोरियल कह रहा हूँ, इमॉर्टल प्राइमेसी है, इतना खतरनाक वाला, इतना बड़ा है, तो वो आराम से ना इस बीस्ट को कंटेन भी कर सकता है। पर बीस्ट के लिए केज छोटा है, मतलब फाइट का टाइम एस्केप मुश्किल होगा। जैसे ही मंकी एंटर करता है, पीछे का स्पेस एकदम से हील हो जाता है। तभी चिप-चिप आवाज़ आती है। ईयर मंकी ने ईयर फ्लो लाइक अ वाटर का हैवी ऑरा स्मेल किया और सीधा फॉर्मेशन की तरफ जंप कर गया। तभी रंबल आवाज़ आई। मंकी फुल फोर्स से टकराता है, पर फॉर्मेशन हिलती तक नहीं है। हाई-फाई ने डिज़ाइन ही ऐसा किया था कि ऐसी सिचुएशन ऑलरेडी प्लान में थी। इमॉर्टल ईयर बीस्ट फिशिंग फॉर्मेशन फुल डिफेंस मोड में था। मंकी कितना भी एकदम भाई मारे, घूंसा, चपेट कुछ भी मारे, फॉर्मेशन हिल भी नहीं रहा। पर मंकी का फाइटिंग स्पिरिट और ज़्यादा हाई हो गया। उसे लगा ये एक तरीके का चैलेंज है, वो और ज़्यादा मारने लग गया। बूम बूम आवाज़ आई। उसके फीस्ट भाई एकदम शूटिंग स्टार की तरह गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एमएचए में वो जो पर्सन नहीं है, क्या नाम है वो जो मेन कैरेक्टर है, मिडोरिया, जब वो फुल पावर में अपने घूंसे मारता है। तुमने इसकी शॉर्ट वीडियो देखी होगी, कैसे घूंसे जाते हैं, मार यहाँ रहा होता है, घूंसे आगे तक जा रहे होते हैं। ऐसे टाइप का। फॉर्मेशन फाइनली शेक होने लगती है। अंदर भाई भूकंप आने लग जाते हैं और हर हिट पर मॉर्टल गो टूट रहे थे। व्हाइट रैबिट, हाई लाओलान, यंगुशी स्पीड में मॉर्टल गो रिफाइन कर रहे थे। ये फॉर्मेशन तब तक स्टेबल रहता है जब तक कोर इमॉर्टल गो सेफ हो। 60% मॉर्टल गो बचे, पर अगर मंकी ऐसे ही मारते रहा तो भाई डिफेंस तो कोलैप्स होना ही है। तो फेंगयुआन को इसको रोकना ही होगा। वो यूज़ करता है इमॉर्टल किलर मूव, अच्छा वो नहीं यूज़ करता, वो यूज़ करवाता है इमॉर्टल किलर मूव बाईशियांग, यानी बाइनेमिंग से यूज़ करवाता है। फॉर्मेशन में क्रैक खुलता है। बाइनेमिंग आइस एरो की स्पीड से भाई बाहर शूट होती है, बूम आवाज़ आती है। वो सीधा मंकी का जो थ्रोट था वहाँ पे किक मारती है और एक ही किक में भाई मंकी भाई रिएक्ट भी नहीं कर पाता, पट से पड़ती है। मंकी एक स्टेप पीछे होता है, पेन में एकदम ग्राउल करता है, अपने ह्यूज हैंड से बाइनेमिंग को पकड़ने का ट्राई करता है। उसकी जायंट पाम्स ऊपर से नीचे गिरते हैं और शैडो पूरी विजिबिलिटी ब्लॉक कर देता है। बाइनेमिंग शांत रहती है, साइड निकलते ही ट्राई करती है कि दोबारा अटैक करे। मंकी के हाथ ऊपर से लेके एक स्लैम मार रहे थे और मंकी के नीचे स्लिप होके निकल, अब बाइनेमिंग भी यहाँ से बच के निकली थी। नॉर्मली वो एस्केप कर लेती, पर जैसे ही वो मंकी के स्टमक एरिया पे पहुंची, मंकी ने भाई उसे पकड़ लिया। उसने बाइनेमिंग को एक शाइनी क्रिस्टल बॉल जैसा ना हाथों में पकड़ रखा था। मंकी ने ग्रिप टाइट करी, फिर हाथों को खोला। अगर वो नॉर्मल बॉडी में होती तो सीधा भाई मीट पेस्ट बन जाती, पर वो ऑलरेडी बाईस यंग फॉर्म में थी। 5 मीटर आइस जाइंट, आइस आर्मर, एकदम 3 हेड थे उसके, 6 आर्म थे। क्लाउड एक तरीके से स्टेप थे। मंकी ने पाम्स को ओपन करा, बाईस यंग कंप्लीटली एकदम भाई चूरा बन चुकी थी, लेकिन वो चिरप चिरप करता है और मंकी खुश होकर आइस को टुकड़े फेंक देता है, ये सोच के कि मैंने मार दिया। लेकिन फॉर्मेशन में वापस वो अटैक करने जैसे ही लगता है, उसको पता चलता है कि आइस के छोटे-छोटे टुकड़े जो पार्टिकल्स थे हवा में गैदर होने लगते हैं और कुछ ही सांसों के अंदर भाई बाय नेमिंग वापस बैक टू रिफॉर्म। यही भाई शांग की पावर थी। एक फिंगर नेल साइज़ का भी अगर छोटा पीस बच गया तो भाई वो वापस से दोबारा रिवाइव हो जाएगी। बाय नेमिंग सोचिए, इस बार स्पीड स्लो हो रही है, रिकवरी भी स्लो हो गया है। इमोरियल ईयर बीस्ट के पास टाइम पाथ दावमार्क होते हैं। उनके एक्शन से सराउंडिंग में टाइम डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी एक तरीके से डिटॉर्शन हो जाता है। उसका एक तरीके से सामना सिंपल नहीं है, थोड़ा-सा दिक्कत तो होती है क्योंकि आपस में दावमार्क क्लैश करेंगे ना, इसलिए। फिर यूज़ होता है इमॉर्टल क्लर मूव पेनिट्रेटिंग आइस ब्लेड और बूम आवाज़ आती है। आइस ब्लेड मंकी के शोल्डर पे गिरता है, पर उसकी जो स्किन होती है वो कटी नहीं होती। मंकी भाई कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एकदम लग रहा था कि कमज़ोर होगा, लेकिन कमज़ोर ज़्यादा नहीं था। स्किन अच्छी खासी उसकी टाइट थी। लगा और कुछ नहीं हुआ, बस हल्का-सा टाइनी सा शायद कट था बिल्कुल, वरना कोई अनहार्म था बिल्कुल। मंकी फिर से बाइनेमिंग को पकड़ लिया और वो डॉज ही नहीं कर पाई। वो बार-बार क्रश होती, फिर से रिकवर होती। जब तक आइस फ्रैगमेंट बच रहे थे, वो वापस बन जाती। लकीली पहले ही चेक हो गया था कि मंकी के पास वाइल्ड इमॉर्टल गू नहीं है, और नहीं तो बाइनेमिंग भाई ऐसे रिस्क कभी नहीं लेते, क्योंकि देखो अगर वाइल्ड इमॉर्टल गू होता तो क्या पता बाइनेमिंग का जो मूव है उसको ट्रैप कर लिया जाता है, दबा दिया जाता है या अलग कर दिया जाता, कुछ भी करा जा सकता था। इसलिए मंकी के पास वाइल्ड मॉर्टल गू ज़रूर थे, पर वो थ्रेट नहीं थे। रियल डेंजर मंकी का ब्रूट पावर था। कुछ राउंड बाद बाइनेमिंग नोटिसेबली स्लो हो गई और बाईशांग को रिकवर होने में भी ज़्यादा टाइम लगने लगा, क्योंकि दावमा क्लैश कर रहे थे इसलिए।
इमोरियल ईयर मंकी को लगभग कोई डैमेज नहीं हुआ, बॉडी पे थोड़ा सा फ्रॉस्ट आया पर उसने आसानी से शेक ऑफ कर दिया। बाइनेमिंग की हिट से स्किन तक जाती थी पर मंकी की रिकवरी स्पीड इतनी फास्ट थी कि कुछ ही सांसों में पूरी हील हो जाती। बाइनेमिंग थोड़ी सी डिमोटिवेट फील करने लग गई, जैसे वो सिर्फ एक छोटी सी फ्लाई हो जो मंकी के आसपास बस बस कर रही थी। मंकी का फोकस अभी भी फॉर्मेशन तोड़ने पे ही लगा था क्योंकि भाई उसे ईयर वाला गू चाहिए था ना, रैंकेट वाला ईयर गू। तभी बूम बूम आवाज आई, वो बाइनेमिंग को इग्नोर करके फॉर्मेशन पे ही पंच मारने लग गया। फेंगयुआन ने फाइट देखकर कंक्लूड किया कि ये इमोरियल ईयर बीस्ट की स्ट्रेंथ इंसेन लेवल की है। जैसे रैंक 8 गो इमोर्टल की स्ट्रेंथ होती है ना वैसे टाइप की, वैसे ही इमोरियल ईयर बीस्ट की भी है। और ये मंकी मिड टायर स्ट्रेंथ वाला था, हाई नहीं लेकिन मिड टायर तो है। फिर भी बाइनेमिंग फुल पावर में भी उससे मेजर डैमेज नहीं दे पा रही थी। बाइनेमिंग चाहे नॉर्थन डार्क आइस सोल फिजिक और बाईशियांग इनहेरिटेंस वाली टैलेंटेड इमोर्टल हो, पर उसकी फाउंडेशन उस बीस्ट के सामने वीक लग रही थी जो टेंस ऑफ थाउजेंड ईयर से एग्जिस्ट करता है। फॉर्मेशन की कंडीशन बिगड़ रही थी, रिप्लेनिश स्पीड स्लो हो रही थी। मंकी जितना ज़्यादा इरिटेट कर रहा था ना कि क्या बताए, बहुत ज़्यादा बीच में उंगली करे जा रहा है, इतना कुछ कर रहा है और बाइनेमिंग कुछ नहीं कर पा रही थी। और धीरे धीरे अब पता है फॉर्मेशन पे क्रैक भी नजर आने लग गए थे। फेंगिवान स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होते हुए भी फाइट में जंप नहीं करता, ये उसका टैक्टिक था, मंकी को फॉर्मेशन पे मारने देना ताकि वो खुद ही वीक हो जाए। ज़ियोडिक के हिसाब से इमोरियल ईयर बीस्ट की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। मंकी स्ट्रेंथ में मिड टायर है, ड्रैगन्स बुल टाइगर का टायर उससे ज़्यादा हाई होता है। पर मंकी जैसे मिड टायर बीस्ट के अटैक भी फॉर्मेशन कोलैप्स के क्लोज पे आने लग गई थी। फेंगिवान कहता है म्याओयिन, म्याओयिन जाओ बाइनेमिंग की हेल्प करो। म्याओयिन बिना डिले करे फॉर्मेशन से बाहर फ्लाई कर गई। वो क्लोज कॉम्बैट अवॉइड करती है, सेफ डिस्टेंस बनाकर इमॉर्टल किलर मूव यूज करती है। इमॉर्टल किलर मूव कर्व्ड मून, उसके दोनों आंखों में क्रिसेंट मून अपीयर होते हैं और वो आइस की आंखों को भाई एक तरीके से ना, आइस की आंखें कह रहा हूँ, मंकी की जो आंखें थी ना, जो बाइनेमिंग यानी उस आइस को देख रही थी उसके ऊपर एकदम लगती हैं। और काफी टाइम तक मंकी ने जीरो रिएक्शन दिखाया, उसे कुछ ज्यादा हिट नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो सीधा फॉर्मेशन को मारते जा रहा था। फेरी मियाओन के फॉरहेड पे भाई पसीने आ गए। रिवर ऑफ टाइम में रहने से मंकी की आइज में ना डेंस टाइम दाव मार्क आ गए थे और जो साइड थी अटैक कंप्लीटली यूजलेस हो गए थे, यानी जो साइड अटैक यानी अविजन वाले अटैक होते हैं यूजलेस लग रहे थे उसके ऊपर। वही बात है यार, दाव मार्क का खेल। मियाओ कहती है फाइन, उसका फाइटिंग स्पीड थोड़ा सा ट्रिगर हो गया, वो सेकंड मूव यूज करती है, लिंगरिंग ट्यून, एक सपोर्ट मूव था। फिर वो सिंग करने लगती है, इमॉर्टल किलर मूव्स सॉफ्ट बोन म्यूजिक, म्यूजिक मंके के कान तक पहुंच जाता है। और ये जो ट्यून थी उसकी वजह से ना थोड़ा बहुत ना उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं लग रहा था, लेकिन बोन पे ना कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा था। मंकी एक सेकंड में ना थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, अपने आर्म्स को देखने लगता है, फिर वो वापस रैपिड पंचेस मारना शुरू करता है और फॉर्मेशन वॉलेंटली शेक होने लगती है। मियाओ इनकी आई साइड ट्विच कर रही थी, 2 किलर मूव वेस्ट हो गए, इफेक्ट सिर्फ थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग था। वो सोचती है कि रैंक 7 और रैंक 8 का गैप वे टू बिग है, हमारे अटैक्स लिटरली यूजलेस लग रहे थे उसके ऊपर। शैडो सेक्ट वाले भी ये सोच रहे थे कि पिछले हजारों सालों में रैंक 7 से रैंक 8 को रेसिस्ट करने वाले सिर्फ फेंगयुआन और फेंगजूजे ही थे। तब हाई लाउन भी फाइट में फ्लाई होती है, वो आती है, वो यूज करती है इमॉर्टल किलर मूव क्रिम्सन रे, इमॉर्टल किलर मूव एंग्री बर्ड, इमॉर्टल किलर मूव फायर फिनिक्स। तीनों फायर पाथ मूव मंकी पे एकदम ब्लास्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, एकदम धमाके टाइप का बूम बूम टाइप वाला। डैमेज मिनिमल था, यानी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ही हुआ था। फेंगयुआन, यिंगवुशी और लेडी व्हाइट रैबिट अभी भी फॉर्मेशन के अंदर ही थे और ये लोग बाहर थे, जैसे अपनी हाई लाउलान, बाइनिमिंग, ये सब बाहर जाके लड़े जा रहे थे। फेंगयुआन को क्रिस्टल क्लियर पता था कि रैंक 7 क्लियर मूव चाहे कितने भी एडवांस्ड हो जाएं, रैंक 8 एग्जिस्टेंस पे बस हल्की सी स्क्रैच ही कर सकते हैं। वू यंग और फेंग जीजे के साथ फाइट में अभी रिवर्स फ्लो रिवर प्रोटेक्शन सील भी सबसे ज़्यादा काम आया था उस टाइम पे। फेंगयुआन के पास रैंक 8 से लड़ने के कुछ तरीके थे पर उन्हें मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ऑफेंस रैंक 8 कोर गू पे डिपेंड करता है, ऑफेंस और डिफेंस से ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यानी देखो जो डिफेंस है ना, भले वो इतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन अगर ऑफेंस स्ट्रांग है तो तुम हाँ कुछ कर पाओगे। अगर फेंगयुआन के अटैक्स काम नहीं करते तो वो शैडो सेक्ट वाले बिल्कुल चांस पे ही थे, मतलब एक तरीके से चांस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो चांस उन्हें मिल रहा था ना, मतलब बस वो डिफेंड ही करे चले जाते। अगर अटैक देखो फेंगयुआन के अगर अटैक ही काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मेशन जैसे तैसे उनको पकड़ के रखेगी इस ईयर बीस्ट को, और जब तक वो रहेगा रहेगा, वरना तो भाई वो भाग ही जाएगा। क्योंकि देखो डिफेंस पे तो हम लोग बहुत स्ट्रांग है, यानी शैडो सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, रिवर्स लॉस सील है, फॉर्मेशन है, सब कुछ है, लेकिन अटैक ही अगर काम नहीं करेंगे, ऐसे ही चलता रहा, या जो हम तुच्चे मुच्चे अटैक कर रहे हैं ये भी काम नहीं करे, तो क्या ही होगा, फिर हार ही जाएंगे। सिर्फ यिंग वुशी का लीड सोल इनटू ड्रीम ही एक ऐसा मूव था जो रैंक 8 को भी स्टॉप कर सकता है।
ठीक है? स्टॉप कर सकता है, स्टॉप सिर्फ़। लेकिन फेंगीमान अभी यूज़ नहीं करेगा वो, उसके 2 रीज़न थे। टीम को रैंक 8 के अगेंस्ट फाइट का रियल एक्सपीरियंस चाहिए था। अगर मंकी को प्रॉपर्ली फ्रंटल बैटल में हराया जाता तो बाद में 180 स्लेव में उसको सबड्यू करना ईज़ी होता और वो ज़्यादा ओबिडेंट भी होता। बस टाइम आ गया है, ये सोच अब फेंगीमान के अंदर आई। फॉर्मेशन क्लॉज़ के एकदम एज पे था, यानी एकदम ख़त्म पे था। फेंगीमान फाइनली अब फ्लाई करके बाहर आया। वो लगातार 3 मूव एक्टिवेट करता है ठीक सामने। इमॉर्टल किलर मूव, मैरिड सेल्फ, इमॉर्टल किलर मूव, एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, इमॉर्टल किलर मूव, रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील। कुछ ही सांसों के बाद फेंगीमान एक एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन बन चुका था। सिल्वर स्केल्स एकदम ब्राइट शाइन कर रहे थे। मंकी के कंपैरिजन में वो अभी भी टाइनी स्नेक जैसा ही लग रहा था, बट प्रॉब्लम ये नहीं थी। फेंगीमान ने रूल पाथ इमॉर्टल को एक्टिवेट करा। बिग 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 एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन का साइज रैपिडली बढ़ने लगता है। वो मंकी के इक्वल साइज का बन जाता है। मंकी फेंगीमान को एकदम थोड़ा-सा देख रहा था एकदम खतरनाक नज़रों से कि अरे भाई ये तो मेरे बराबर का कोई मतलब दुश्मन आ गया। वो अलर्ट नज़रों से देखता रहा। फेंगीमान सीधा उस पे चार्ज कर देता है। उसके पास स्ट्रेंथ पाथ मूव थे, पर मंकी की रॉ स्ट्रेंथ अभी भी उससे ऊपर थी। बिग गू सिर्फ साइज बढ़ाता है, स्ट्रेंथ नहीं। मंकी उसे बार-बार एकदम भाई आ रहा है उसके पीछे और उसके ऊपर बार-बार धक्का दे रहा है, ये कर रहा है, बच रहा है। लेकिन जो भी वो अटैक कर रहा है, उसके जितने भी हिट थे, सारे के सारे रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील पे ही रिफ्लेक्ट होकर उसके ऊपर ही फोर्स लगा रहे थे। इसलिए मंकी हर्ट होता और फेंगीमान बिल्कुल नहीं होता हर्ट। फाइट कम से कम घंटों तक चली। फेंगीमान बार-बार अटैकिंग मोड में था, बार-बार मारे जा रहा है, बार-बार मारे जा रहा है और साथ में उसके फायर टाइप के सपोर्ट भी थे, यानी हाई लाउलान। रैंक 7 मूव वीक थे, पर कंटिन्यूअस हिट से मंकी को इंजरीज तो एक्यूमुलेट हो ही गई थी। मंकी हेवीली इंजर्ड होने लग गया, उसके ऊपर जितने भी मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से घाव आने लग गए, बहुत ही ज़्यादा घाव आने लग गए। उन घाव के ऊपर ही ये बाइनिमिंग और हाई लाउलन अटैक कर रहे थे, जिसकी वज़ह से और दिक्कत हो रही थी। फाइनली उसने एस्केप का ट्राई करा अपने मंकी ने। उसने स्पेस टियर किया, रिवर ऑफ टाइम में जंप करने की कोशिश की, पर फेंगीमान ने अपना जायंट ड्रैगन बॉडी से उसका जो रास्ता था ब्लॉक ही कर दिया। मंकी एस्केप ही नहीं कर पाया। आखिर में फेंगीमान ने 180 स्लेव मूव को यूज़ करा। पहली बार फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार मंकी ने सीधा हेड झुका दिया, यानी फाइनली उनका काम बन गया था। इमोरियल ईयर बीस्ट मंकी सबमिट कर दिया फेंगीवान के सामने। अपर स्टीम हेवनली ईगल लूज करने के बाद फेंगीवान ने फिर से अपनी तरफ एक रैंक 8 बैटल की एग्जिस्टेंस रख ली थी, यानी रैंक 8 स्ट्रेंथ हासिल कर ली थी। अब तब इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। सीन दिखाया जाता है सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर। मिनी ग्रीन हेवन स्काई में एक ह्यूज रेनबो कलर ड्रीम रेलम फ्लोट हो रहा था, धीरे धीरे रोटेट हुआ। यहाँ एक सेल्फ फिल क्लोन खड़ा था, पूरी तरह से फेंगयुआन जैसा, बिल्कुल रियलिस्टिक था। उसके अंदर थोड़ा सा रेड डेट इमॉर्टल एसेंस और कुछ गुवम भी थे। फेंगयुआन सेल्फ विल वाला जो है तो कहता है अभी के लिए लास्ट ट्राई होगा। वो एसेंस को बर्न करता है। सेल्फ लव इमॉर्टल गो, अफेक्शन इमॉर्टल गो और कुछ और मॉर्टल गो एक साथ एक्टिवेट हो गए। इंस्टेंटली बहुत सारे सेल्फ विल एकदम से गश आउट होती है और फेंगयुआन का सेल्फ विल बॉडी ग्रो होके सर्वल मीटर्स एकदम मान लो ऐसे मान लो कि होता नहीं है टाइटन, हाँ, टाइटन के साइज़ बन जाता है, जायंट बहुत बड़ा। एक्टिवेशन स्टॉप करने के बाद फेंगयुआन जायंट थोड़ा-सा रेस्ट लेता है। इस रेस्ट में जायंट 10% तक श्रिंक हो जाता है, पर ज़्यादा डेंस और ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाता है। फिर सेल्फ विल एक किलर मूव एक्टिवेट करता है, नेमलेस इमॉर्टल किलर मूव, जो फेंगयुआन ने रिसेंटली ड्रीम रेलम हैंडल करने के लिए बनाया था। मूव ब्राइट स्वॉर्ड जैसा शाइन करता हुआ ड्रीम रेलम में स्टैब होता है, एकदम चाकू की तरह ड्रीम रेलम के अंदर घुस जाता है, जैसे एक चाकू घुसा पर्पल फॉग के अंदर। कुछ मिनट बाद स्टॉप हो जाता है। सेल्फ हिल जायंट एक बेबी साइज़ का हो चुका था। रेड डिट इमॉर्टल एसेंस की पाइल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, यानी जितना एसेंस भेजा गया था वो बीड वो खत्म हो गया। सेल्फ हिल कहता है आखिर फेल हो ही गया और ड्रीम बैटल के वक़्त फेंगयुआन को बहुत सारे प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडीज़ मिले थे। पर साउथर्न बॉर्डर में वेस्टर्न डिज़र्ट जाते टाइम बहुत सारी बॉडीज़ को एनिमीज़ रोकने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ा था। जो थोड़े बहुत बचे थे, वो इनकम्प्लीट थे। टाइम लिमिट आते ही वापस ड्रीम रेलम में बदल गए। फेंगयुआन ने उन सब ड्रीम रेलम को मिनी ग्रीन हेवन के अंदर स्टोर कर लिया। उसका सेवेनियर ब्लेसलैंड 5 रीजन प्लस 9 हेवन्स का ह्यूज सेटअप था। इतना बड़ा कि नॉर्मल इमॉर्टल तो शॉक हो जाएँ। पूरा एरिया रिसोर्स से फुल था। सिर्फ मिनी रेड हेवन और मिनी ग्रीन हेवन खाली रखे गए थे। मिनी रेड हेवन मंकी फाइट के लिए यूज़ किया गया था और मिनी ग्रीन हेवन फिक्स हो गया था ड्रीम रेलम स्टोर करने के लिए। पर ये ड्रीम रेलम अब हेवेंसविल से इन्फेक्टेड थे, एक्सट्रीमली डेंजरस थे। हेवेंसविल अगर सवेनियर प्राइमेसी में रहे तो आउटसाइडर वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकता था। इवन डार्क लिमिट हो तब भी डिटेक्ट होने का रिस्क था। फेंगयुआ ने रिसेंटली डिस्कवर किया था, पर क्योंकि फेरी जीवे के इन्वेस्टिगेशन किलर मूव ने उसे पहले एक्सपोज कर दिया था, फेंगयुआ ने सोचा कि जब ऑलरेडी मैं मतलब
सामने आया पड़ा हूँ, एक्सपोज़ हूँ, तो हेवेंसविल के अंदर रहने में क्या ही दिक्कत? वो भी मेरे को देख ही लेगा, कोई नहीं। अब उसका फ़ोकस था कि हेवेंसविल को कैसे मतलब यूज़फुल बनाया जाए। ड्रीम रियलम एक्सप्लोर करते मतलब एक्सप्लोर अगर करेगा तो ट्रू मीनिंग मिलेगा, अटेनमेंट बढ़ेगा, ये परफेक्ट था। और फेंगयुआन ने स्पेशली वो ड्रीम रियलम चूज़ किए थे जो उसके लिए बेस्ट सूटेड थे। बट इश्यू भी यहाँ पे था। ड्रीम रेलम्स हेवेंसविल से फुल थे, प्लस हेवेनली कोर्ट उनका पीछा कर रही है, इसलिए प्रॉपर एक्सप्लोरेशन मुश्किल था। फिर उसके माइंड में एक थॉट जम गया, वो कहता है अगर मैं ड्रीम रेलम में से ना सारा का सारा हेवेंसविल ही हटा दूँ तो? थ्योरी में पॉसिबल लग रहा था। ड्रीम रेलम में ट्रू मीनिंग्स होते हैं, लोग एक्सप्लोर करते हैं और वो मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हेवेंसविल इन्वेड कर सकता है ड्रीम रेलम में तो लॉजिकली सेल्फ विल भी तो इन्वेड कर सकता है। अपनी पिछली लाइफ में 500 साल के एक्सपीरियंस में फेंगयुआन ने एक विज़डम पाथ एक्सपर्ट के बारे में सुना था, जिसने विल्स और इमोशन का यूज़ करके ड्रीम रियलम को इन्वेड करने का मेथड बनाया था। और जितने भी सब साइंस थे ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है। लेकिन फेंगयुआन को कोई स्मूथ प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी। उसने बहुत सारे मेथड ट्राई करे, नए किलर मूव भी बनाए पर रिजल्ट ज़ीरो था। हेवेंसविल को छूना तक पॉसिबल नहीं हुआ। सेल्फ विल का ड्रीम रियलम इन्वेड करना कंप्लीटली फेल हो गया था। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है ड्रीम रियलम में मेरी एडवांटेज सिर्फ रीबर्थ के कारण है। रियलिटी में ड्रीम पाथ का डीप रिसर्च मैंने कभी किया ही नहीं। शायद फ्यूचर में विजडम पाथ अटेनमेंट बढ़े तब प्रोग्रेस मिलेगा। वो कामली अपनी कमी एक्सेप्ट करता है, हेसिटेशन स्टॉप थी उसकी और अगला किलर मूव यूज करता है। जल्द ही सारे ड्रीम रियलम वापस प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडीज में बदल गए। पर्पल माउंटेन टूरमनार की इनहेरिटेंस से फेंगयुआन को ऑलरेडी पता था कि ड्रीम रियलम को बॉडी में कैसे कन्वर्ट करना है। बॉडीज इनकम्प्लीट थे तो कुछ गू इसकी मतलब इस तक एक तरीके से ना इनमॉर्टल गू की यहाँ पे थोड़ी कमी थी, इसलिए जो ये बॉडीज बनी है ना ये लो क्वालिटी की थी। बट फेंगयुआन फिर भी सेटिस्फाई था क्योंकि उसका पर्पस सिंपल था, ये ड्रीम रियलम प्राइमेसी से तो निकालना ही है ना, क्योंकि वरना हेवेंस विल इन्वेड करके रखेगा, दिक्कत देगा हेवन विल, इसलिए। फिर फेंगयुआ ने सब ड्रीम एलम की बॉडीज़ को बाहर की तरफ फेंक दिया और अपने प्लान को जितना भी उसने प्लान बनाया था सबको वहीं पे स्टॉप कर दिया और बाहर इन सारी बॉडीज़ को रख दिया और उन सबको बाहर ही फटवा दिया। और सब एक तरीके से जितने भी थे सब फट गए, सेल्फ डिटोनेट कर गए। बॉडी एक्सप्लोड हो गई और फिर से ड्रीम रेलम बन गए। ये ड्रीम रेलम एक टाइट डिफेंसिव वॉल बन गए। इवन हेवनली कोर्ट के रैंक 8 भी इन्हें क्रॉस नहीं कर पाते। अरेंजमेंट्स कंप्लीट होते ही फेंगयुआन ने इमॉर्टल फॉर्मेशन सेटअप करने लगा। अब वो एक नेमलेस डिजर्ट के डीप नीचे था। एक ह्यूज नेचुरल केव थी जिसमें गोल्ड मिक्स्ड सैंड थे, शाइनी गोल्ड रॉक्स बने हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट, केव के सेंटर में एक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ऑफ टाइम फ्लो कर रही थी। ये ट्रिब्यूटरी छोटी थी पर बहुत स्टेबल थी। फेंगयुआन की फॉर्मेशन से रिवर ऑफ टाइम तक डायरेक्ट एक्सेस दे सकती थी। ये शैडो सेट का वेस्टर्न डिजर्ट में लास्ट ट्रिब्यूटरी था। फेंगयुआन का फॉर्मेशन बनाना शुरू अब यहाँ पे हो गया था। उसका फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर था तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली थी। हेवनली कोर्ट के चेस के टाइम उसने बहुत सारे हाई लेवल फॉर्मेशन हैंडल किए थे, जैसे टाइम एक्साइल, सेल्फ क्लीजिंग, इमोरल ईयर बीस्ट, एक तरीके से फिशिंग जिसे कहते हैं, तो उसने वहाँ पे पकड़ा था ना वही वाला। इसलिए अब सारी फॉर्मेशन बनाना उसके लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लायक भी हो गया और ईजी भी हो गया। कुछ मिनट में ही फॉर्मेशन रेडी हो गया था। बाइंडिंग और टीम वापस बुला ली गई उन सबको और सवेनर इमोर्टल प्राइमेसी में वो सब चले गए और फेंगयुआन ने यिंग वुशी को ऑर्डर दिया कि अब स्टार्ट करो। इमॉर्टल किलर मूव, बर्निंग सोल, ब्रस्टिंग लक। यिंग वुशी ने मूव एक्टिवेट करा। कनेक्ट लेट के थ्रू फेंगयुआन और उसकी टीम नेक्स्ट पीरियड के लिए सुपर लकी बन गए। फेंगयुआन ने मूव खुद यूज नहीं कर सकता था क्योंकि भाई उसकी सोल फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा खत्म हो चुकी थी। एक बार यूज कर पाया था वो, और एक ही बार यूज कर सकता था तो एक ही बार यूज कर पाया था, हो गया था उसका। एक बार यूज कर चुका है इसलिए अब ज्यादा यूज नहीं हो सकता, फाउंडेशन बचा ही नहीं दोबारा यूज करने के लिए। लेकिन भाई यिंग वुशी स्पेक्ट्रल सोल का स्प्लिट सोल था, उसका सोल फाउंडेशन बहुत ही डीप है, वो मूव मल्टीपल टाइम यूज कर सकता था। बट फेंगयुआन उसका सोल रेकलेस बर्न नहीं होने देता, यानी बेवजह बर्न नहीं होने देता। लीड सोल इनटू ड्रीम फ्यूचर में रैंक 8 के अगेंस्ट यूज करना था। सोल वीक हुआ तो बैकलेस से यिंग वुशी खुद ही ड्रीम रेलम में ट्रैप हो सकता था। स्ट्रेंथ का हमेशा एक प्राइस होता है। फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी ट्रुबुलेंट हो जाती है, यानी एकदम से भाई जैसे गरजने या भड़कने लगती है ना, वैसे टाइप का पानी एकदम भाई जैसे समुद्र में पानी एकदम होता रहता। और देखा है ना कैरिबियन वाली मूवीज में, देखा होगा तुमने कैरिबियन मूवीज में जिसमें जैक स्पैरो टाइप होता है तो वो कैसे कैसे लहरें जाती है, खतरनाक बारिश या ठंडा स्टॉर्म जब आया हुआ होता है, वैसे ही टाइप का पानी एकदम हिल जाता है यहाँ पे। फेंगयुआन के सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी में काउंटलेस मैरिड सेल्फ क्लोन थे, बर्निंग सोल बस्टिंग लग भी एक्टिवेटेड था और इमोरियल ईयर बीस्ट मंकी सब यहाँ पे रेडी थे। ये ट्रिप डेंजरस होने वाला था पर सबसे ज़रूरी भी था क्योंकि भाई यहाँ पे मिलने वाला है रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस और उसके साथ पता नहीं कुछ नए नए राज खुल जाएँ तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। और ये ट्रिप स्टार्ट होने वाली थी। भाई ने अब क्या कर रखा है ना,
जो इसने प्राइमेसी है, जो फेंगिवन का प्राइमेसी है, जिसे इमॉर्टल प्राइमेसी यानी सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी कहते हैं, उस प्राइमेसी को बाहर प्लेस कर रखा है। और प्लेस तो कर रखा है, अब दिक्कत ये है कि बाहर प्लेस कर रखा है तो कोई भी रैंक 8 की एग्जिस्टेंस या कोई रैंक 8 का बीस्ट उसके अंदर मतलब घुस सकता है, जैसे हेवेनली कोड। तो उससे बचने के लिए भाई ने क्या करा है, प्राइमेसी के आस-पास बहुत सारी उसने बॉडीज़ रखी, देखा नहीं था? जैसे अटैक ऑन टाइटन में वो जो शहर था, क्या नाम था? रोज़ वॉल मारिया जो भी था, जो भी यार उसके वॉल का नाम था, वो वॉल किस लिए बनी थी? ताकि लोग बाहर ना जाएँ, और टाइटन से बनी हुई वॉल थी जिससे वो टूटे भी ना, और टाइटन लोगों ने ही बनाई थी वो वॉल। टाइटन खड़े हो गए थे, उनके ऊपर वॉल बना दी गई थी। तो वैसे ही टाइप का इसने कर रखा था, इसने अपने आप को सराउंड कर रखा था ड्रीम रेलम की बॉडीज़ से। वो बॉडीज़ फट गई, वो ड्रीम रेलम बन गई। अब एक गोले के अंदर उसके प्राइमेसी है, पूरा का पूरा प्राइमेसी, और आस-पास पूरा ड्रीम रेलम का फॉग है। तो कोई भी अटैक करने आएगा तो भाई उसके अंदर वो फँस जाएगा, वो अटैक नहीं कर पाएगा। इससे फेंगिवन को टाइम मिल जाएगा और वो बाहर से सेफ रहेगा। अब दिक्कत पता है यहाँ पे क्या है? जब वो ट्रिप को शुरू करेगा, यानी स्टेबिलिटी के अंदर से घुस के जाएगा, वो जाएगा तो अंदर, तो ये रिवर ऑफ टाइम से कनेक्ट हो जाएगा, और जब वो रिवर ऑफ टाइम के अंदर जाएगा, वहाँ पे उसे मिलेगा हेवेनली कोड का एक बंदा। तो शायद उससे लड़ने में दिक्कत हो। तो अंदर दिक्कत है, बाहर से पूरा सिक्योर कर रखा है भाई ने एरिया। अब देखते हैं आगे। ये डेंजरस ट्रिप ज़रूर थी। फेंगिवन एक्टिवेट करता है इमॉर्टल क्ले मूव रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील। इमॉर्टल क्ले मूव एशिएंट ईयर बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। एक मोमेंट में वो एशिएंट ईयर बीस्ट बन गया, एशिएंट डेसोलेट बीस्ट बन जाता है, सॉरी ईयर बीस्ट डेसोलेट लेवल वाला। फॉर्मेशन ब्लाइंडिंग लाइट छोड़ती है एकदम, और ट्रिब्यूटरी में एक ह्यूज होल ओपन होता है। फेंगिवन इंस्टेंटली उसके अंदर डाइव कर जाता है, शीश शीश आवाज आती है, जायंट वेव रिपल एकदम फैलने लग जाती हैं, और होल कुछ सांसों में क्लोज हो जाता है, और फेंगिवन की नज़र एक जगह जम गई, वहां पे था रिवर ऑफ टाइम। और पता चलता है कि लेजेंड कहता है कि इस दुनिया में एक स्पेशल रिवर है जिसे कहते हैं द रिवर ऑफ टाइम। ये रिवर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबके थ्रू फ्लो करती है, और दुनिया की सारी चीजें इसमें फिश जैसी हैं। और जितने भी करंट, जो भी करंट है इसके कोई अगेंस्ट जा नहीं सकता, यानी जो वेव बहती है, यानी जैसे वेव जा रही है सामने की तरफ, तो उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, कोई इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, सबको उसके साथ ही फ्लो करना पड़ेगा। अगर रिवर ऑफ टाइम ना हो तो दुनिया एक स्टैटिक ड्राइंग बन जाएगा। इसी रिवर की वजह से सब मूवमेंट, ग्रोथ और एक तरीके से डिक्लाइन पॉसिबल था। फेंगिमान ने हल्के से उसकी तरफ देखा, उसने बोला, मैं दोबारा रिवर ऑफ टाइम में आ गया। वो आस-पास अपने अराउंड देखता है। रिवर ऑफ टाइम में ना एक रिवर जो थी इतनी ह्यूज थी कि रिवर बोलना तो छोटा लगता है, ये ऑलमोस्ट सी था, यानी एकदम समुंदर। डार्क स्पेस में एक पेल व्हाइट जायंट रिवर कंटिन्यूअस फ्लो कर रही थी। रिपल्स कोलाइड होके कलरफुल लग रहे थे, डार्जलिंग लाइट क्रिएट कर रहे थे। लाइट फेंगिवन के फेस पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। वो थोड़ा-सा लॉस्ट हुआ, फिर स्टेबल हो गया। फेंगिवन ने अपना इमॉर्टल प्राइमेसी अब यहाँ पे ओपन कर दिया। शायद बाहर से अब उसने जो कर रखा था वो नहीं हुआ, वो उसने वहाँ से ले लिया, अब अंदर अपने पास रख लिया था। इमोरियल एयर बेस्ड मंकी को अपने प्राइमेसी के थ्रू रिलीज़ करा। अब मंकी बाहर आया, एकदम ओके, ओके करके ऐसे हुक-हुक करके बाहर आ रहा था, जैसे मंकी चिल्लाते हैं ना, वैसे टाइप का। जैसे उसे लग रहा था कि वो घर लौट गया हो। बिल्कुल घर ही है यार उसका रिवर ऑफ टाइम तो। प्लॉप आवाज़ आई। वो रिवर में डाइव करते हुए ह्यूज स्प्लैश क्रिएट कर रहा था। फेंगिमान भी एशिएंट ईयर मंकी में ट्रांसफ़ॉर्म हो गया। साइज़ में मंकी से छोटा था और वाटर को टच नहीं कर रहा था। वो एयर में फ्लोट कर रहा था फेंगिमान वाला, क्योंकि वो ट्रू ईयर बीस्ट नहीं था, सिर्फ़ ट्रांसफ़ॉर्मेशन से अडॉप्ट हुआ था। ज़्यादा सेफ यही है कि रिवर ऑफ टाइम के पानी से जो है ना कॉन्टैक्ट अवॉइड करो और ऊपर-ऊपर उड़ के चलो। फेंगिमान कहता है चलो, मंकी ओबीडिएंटली स्विम करने लगता है और जल्दी-जल्दी से आगे बढ़ने लगता है। ये ना एक तरीके से ना अपर एक्सट्रीम हेवेनली ईगल की तरह स्टन बॉर्न नहीं था, बात मान रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अराउंड एक मान लो ऐसे कि 180 स्लेव यूज़ करने के बाद ना फेंगिमान का सोल फाउंडेशन बहुत ही गिर चुका है। अराउंड बहुत ज़्यादा गिर गया एकदम। पहले कितना बढ़िया हो चुका था एकदम, लेकिन अब एक बार यूज़ कर चुका है इसलिए तो गिर गया है। उसका फाउंडेशन बहुत वीक है, इसलिए मंकी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा था। फेंगिमान सोचता है कि अभी सिचुएशन शांत है, तब भी सोल लोड बहुत ज़्यादा हाई है। अगर मान लो इंटेंस बैटल हुआ तो हो सकता है मैं मंकी को प्रॉपर्ली कमांड ही ना कर पाऊँ। एक डेंजरस दिक्कत थी, पर अब इसे अवॉइड करना पॉसिबल नहीं था। जो बेस्ट था वो फेंगिमान कर चुका था। उसका साइलेंट ट्रैवल कंटिन्यू हो रहा था। शुश आवाज़ आई। रिवर की टाइड्स एकदम क्रैश हो रही थी। ये फेंगिमान का पहला फिजिकल एंट्री था रिवर ऑफ टाइम में। पहले वो मतलब कितनी बार ही आया, स्प्रिंग ऑटम सिगाडा के थ्रू आया है, अपनी विल के थ्रू यहाँ पे। हेवेंस विल इंटरफेरेंस की वजह से उसने कभी फुल रिवर की एक तरीके से फुल रिवर को ऑब्जर्व भी नहीं करा। अब फुल व्यू को उसे देख पा रहा था, यानी फुल व्यू एकदम अच्छे से देख पा रहा था। रिवर ऑफ टाइम में एक हेवन एंड अर्थ डोमेन था। रेंज़ो की लेजेंड्स में लिखा भी था कि नॉर्मली यहाँ आना इम्पॉसिबल होता है जब तक कोई स्ट्रॉन्ग टाइम पाथ इमॉर्टल मॉर्टल क्यों? इमॉर्टल ना हो। तो फेंगिवन टेक्निकली टाइम पाथ एक्सपर्ट नहीं था, पर ट्रांसफॉर्मेशन पाथ और पल्पल माउंटेन ट्रूमनाक प्लस हाई फैन के इनहेरिटेंस से उसे यहाँ एंट्री अलाउ हो गई थी। और एक तरीके से
यहाँ पे ना एक तरीके से नादानी से लगता है कि रिवर लाइफलेस होगी, पर ऐसा नहीं था। सबसे पहले फेंगिमान ने कुछ वाइल्ड ईयरगू देखे जो एक दूसरे को चेस कर रहे थे, फिर पानी में डिसअपियर हो गए। फिर उसने देखा कि हवा में बहुत सारे वाइल्ड टाइम पाथ गू थे जो फ्लाई की तरह उड़ रहे थे, पर सडनली 5 से 6 ईयरगू उसकी बॉडी पर आके क्वाइटली लैंड हो गए। फेंगिमान कहता, ओह समझ गया, वो एशियंट ईयर मंकी फॉर्म में था, प्लस उसके पास रैंक 8 एटीट्यूड गू प्लस फेमिलर फेस का था, तो ये भी लॉजिक है, इसलिए वाइल्ड गू इसे रियल वाइल्ड एशियंट ईयर मंकी समझ रहे थे, तो उसके पास आ रहे थे। और ये वाइल्ड टाइम पाथ मॉडल उसके टाइम पाथ दावमार्क से अट्रैक्ट हो रहे थे, इसलिए उसके पास आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये जो मतलब फेंगिवान है ना, ये उनका एक हैबिटेट है, एक नेस्ट है, तो वो फेंगिवान के ऊपर चिपक रहे थे आके। और सच में ये उसके लिए एक आइडियल स्पॉट था। रिवर ऑफ टाइम में वाइल्ड इमॉर्टल गू जो होते हैं, इमॉर्टल गू भी होते हैं लेकिन बहुत कम। यहाँ पे ना वाइल्ड मॉर्टल गू वर्म ना नेचुरली फ्रेजाइल होते हैं, चाहे वो हेवन एंड अर्थ एसेंस एब्जॉर्ब कर लें, पर सर्वाइवल के लिए स्ट्रॉन्ग लाइफ फॉर्म के अंदर रहना पड़ता है। फेंगियन थोड़ी ही देर में मूव करता हुआ उस पर हंड्रेड्स ऑफ, मतलब बहुत ही ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा ऐसे चिपकते गए। मोस्टली यहाँ पे डेगू और मंथगू थे, और ईयरगू कोई नहीं था, डे और मंथ वाले थे। इमोरियल ईयर मंकी को तो और ज़्यादा बेनिफिट मिला था। पहले फाइट में उसका वाइल्ड इमॉर्टल गू डिस्ट्रॉय हो गया था, वो स्विम करते-करते ब्लैक क्लाउड जैसे स्वॉर्म में कवर हो गया था। पर ये सीन ज़्यादा देर तक नहीं चलता। जैसे बीस्ट टेरिटरी ऑक्यूपाई करते हैं, वैसे ही जब फेंगिवन मंकी और बहुत सारे वाइल्ड गू जम गए, बाकी गूवम को लगा कि ये जगह क्राउडेड है, तो वो यहाँ पे आना बंद हो गए और जितने अब इन लोगों के पास थे उतने ही रहे। फेंगिवा ने कुछ नहीं कहा, चाहे या आसानी से वाइल्ड गू को रिफाइन कर सकता था, पर उसे एक तरीके से डिस्गाइज एक्सपोज नहीं करना था, यानी वो जो भेस बदल के रखा है उसे एक्सपोज नहीं करना। और मॉर्टल टाइम पाथ गू वैसे भी इसके काम के थे नहीं, इमॉर्टल गू होते तो कुछ बात और होती। लेकिन यहाँ क्या होता है, रोर आवाज है, एक एशियंट ईयर टाइगर वाटर से बाहर आया, मंकी को देखते ही बिना रुके दूर भाग गया। ये सीन एकदम बार बार रिपीट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही ना बहुत सारे ईयर बीस्ट थे, लेकिन ये जितने भी एशियंट वाले थे ना, सारे इमोरियल से तो नीचे ही है ना, इसलिए वो सब देख देख के भाग रहे थे। मंकी लिटरली उनका एक तरीके से बॉस टाइप का लग रहा था, एकदम लीडर टाइप का, कि अरे कुछ खतरनाक ही है, दूर भागो। ईयर बीस्ट के अलावा मंथ, एक तरीके से मंथ बीस्ट और डे बीस्ट और रिवर ऑफ टाइम में ये भी थे। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव गोवम को खाकर सर्वाइव करते थे। 2 घंटे बीत गए, रिवर अभी भी ट्रिबुलेंट था, यानी एकदम भाई लहरें बहे जा रही इधर से उधर, एकदम जैसे थंडरस्टॉर्म आया पड़ा है। आसपास पिच ब्लैक था, लैंडस्केप बिल्कुल सेम लग रहा था, जैसे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे यूं अभी तक मूव ही ना हुए हों, ऐसा लग रहा था। इमोरियल ईयर मंकी करीबन आधा जाइंट बॉडी पानी में था और आधा बाहर निकला हुआ हिल जैसा मूव कर रहा था। फेंगिवन एशियन टीयर मंकी फॉर्म में रिवर के ऊपर फ्लोट कर रहा था। पर्पल माउंटेन ट्रू मनार के इनहेरिटेंस के कारण फेंगिवन का इंस्टीट्यूशन शार्प हो गया था। उसे यू फुल कॉन्फिडेंस था कि अगर वो इसी फीलिंग को फॉलो करे तो वो वहीं पहुंच जाएगा जहां स्पेक्टर सोल ने रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस पाया था। बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये रिवर दूसरी हेवनली कोड का, मतलब कोई यहाँ पे हो सकता है वो बंदा। यहाँ पे ना तभी क्या होता है, रंबल आवाज आई, रिवर के अंदर से एक वॉयलेंट करंट ब्लास्ट होकर बाहर निकला। फेंगिवन के लेफ्ट फ्रंट साइड में आया। मंकी एकदम घुर्र उसकी तरफ देखने लग गया, उसका रिलैक्स्ड फेस सीरियस हो गया। फेंगिवन ने कहा, यह सडन स्प्रिंग है। उसकी आँखें स्लाइटली श्रिंक हो गई। रिवर ऑफ टाइम सेफ नहीं है। बहुत सारे ना एक तरीके से बहुत खतरनाक डेंजर्स हैं इसमें, दिक्कत है। सडन स्प्रिंग उनमें से एक दिक्कत थी। अगर किसी को ये अगर हिट हो जाए तो उसकी बॉडी पर मैसिव टाइम पाथ के दांव आ जाएँगे और बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी और हो सकता है कि डेथ भी हो जाए। लाइफ स्पैन लॉस तक हो सकता है। फेंगियोन तुरंत ही मंकी के हेड वाले साइड की तरफ मूव करता है। उसके पास सडन स्प्रिंग मतलब डील करने का कोई ख़ास तरीका नहीं था। ये जो सडन स्प्रिंग ये दिक्कत है ना, इसका डील करने का कोई सही मतलब एक तरीके से उपाय नहीं है, उसके पास दिक्कत है, इसलिए क्या करें, है ना? तो मंकी की साइड रहेगा तो बच सकता है। तो वो सिर्फ़ मंकी के टफ बॉडी को शील्ड बना के आगे बढ़ रहा था। उन्हें रिवर क्रॉस करना ही होगा, रेड लोटस टू इनहेरिटेंस तक पहुँचना ज़रूरी था। जब फेंगियन पूरी फ़ोकस के साथ रिवर में एक तरीके से नेविगेट कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, अच्छे से चेक कर रहा था, तभी वेस्टर्न डिज़र्ट की ट्रिब्यूटरी के पास तैयार होकर 3 गू इमॉर्टल वहाँ पे अपीयर हो गए। वेस्टर्न डिजर्ट की ट्रिब्यूटरी पर 3 इमॉर्टल्स लैंड होते हैं। एक रैंक 7 था, बहुत ही एलिगेंट। 2 थे रैंक 8, माउंटेन लाइक स्टेबल दिख रहे थे। ये थे फेंग जीजे और हेवेली कोड के 2 रैंक 8 पावर हाउस। फेरिजीवी का प्लान सिंपल था, फेंगिवान को की बनाकर रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस तक पहुंचना। इसलिए जैसे ही फेंगिवान रिवर ऑफ टाइम में घुसा, हेवेली कोड ने तुरंत ही चेस टीम भेज दी थी। 2 रैंक 8 इमॉर्टल बोलते हैं, ये अदर वर्ल्डली डीमन इतना पावरफुल है ब्रदर। फेंगिवान तो भाई बहुत ही खतरनाक लग रहा है। इसके बराबर इक्वल फाइट करा अपने फेंग जीजे के बराबर इसने। हमारे साथ होकर चाहे वो जितना ही टैलेंटेड हो, बच नहीं सकता, हम भी तो रैंक 8 हैं।
अब ये लोगों ने बातें करी थी। फेंग ज़िजे ने उन्हें क्लियरली बता दिया कि फेंग युआन का बैटल स्ट्रेंथ कितना खतरनाक था कि वो मेरे से लड़ भी गया और बच भी गया और मुझे भागने पे भी मजबूर कर दिया। तो इन लोगों को भी समझ आ गया कि भाई पावरफुल तो है। फेंग ज़िजे कहता है, अगर हम तीनों साथ होकर अटैक करें तो फेंग युआन को किल कर सकते हैं। एक रैंक 8 से फेंग युआन बारली हैंडल कर पाता और यहाँ पे तो 2-2 रैंक 8 थे, यानी नियरली इम्पॉसिबल है उससे लड़ना। और जब फेंग ज़िजे और एक तरीके से क्योटिक हार्ड ड्रम्पिंग साउंड को फेरी ज़िवी ने फिर से एक तरीके से अपग्रेड कर दिया था, जिससे ना ये जो क्योटिक हार्ट ड्रमिंग साउंड है, पहले तो फेंग युआन इससे बच भी रहा था और अच्छे से संभाल भी रहा था, सब कुछ हो गया था, क्योंकि यार वो साइलेंट डेज़र्ट में था ना इसलिए। तो अब उस चीज़ को अपग्रेड कर दिया गया था, तो अब एक तरीके से ये भी ट्रम्प कार्ड हो गया। फेंग युआन के खिलाफ एक ट्रम्प कार्ड। तभी क्या होता है, ये सब ड्रीम रेलम्स हैं। एक बंदे ने देख के यहाँ पे बोला, तीनों इमॉर्टल ग्राउंड पर उतरते हैं। उनके सामने फेंग युआन का ड्रीम रेलम डिफेंस वॉल था। हर तरफ ग्लोइंग ड्रीम्स स्पेयर मूव कर रहे थे। फेंग जीजे कहता है, लगता है हमें वेट करना पड़ेगा। रैंक 8 बोलते हैं, ड्रीम रेलम शिफ्ट होते रहते हैं। थोड़ा टाइम में एक गैप ज़रूर बनेगा। जब हम अंदर जाएँगे तभी यहाँ पे क्या होता है, और लॉर्ड हुआंगशी रिवर ऑफ टाइम के अंदर ही है, तो हम उनसे भी मिल जाएँगे। पिछले 10,000 साल में रिवर ऑफ टाइम फाइटिंग में उससे ज़्यादा स्किल्ड कोई नहीं है। फेंग युआन उसका कोई मैच नहीं। तीनों इमॉर्टल्स पेशेंटली वेट कर रहे थे। तब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। रिवर ऑफ टाइम के अंदर हम देखते हैं गुर्र आवाज़ आती है। इमोरियल ईयर मंकी पूरी तरह से इंजरीज से कवर्ड हो गया था और ग्राउल कर रहा था। फेंग युआन ने पीछे रिवर सेगमेंट को देखा जो इसके पीछे था। उसका दिल एक तरीके से श्रिंक टाइप का हो गया। वो कहता है, गुड थिंग ये है कि मंकी मेरे साथ था, वरना मैं तो कभी क्रॉस ही नहीं कर पाता। क्योंकि जहाँ-जहाँ से जा रहा था ना, वहाँ पे एक तरीके का पावर ब्लास्ट हो रहा था। सडन स्प्रिंग्स निकल रहे थे। सडन स्प्रिंग की जो पावर थी ना, बहुत खतरनाक थी। मिनिमम रैंक 7 और मोस्टली रैंक 8, और फेंग युआन ने यहाँ रैंक 9 सडन स्प्रिंग भी देखा था। रैंक 9 का सडन स्प्रिंग बहुत खतरनाक होगा। वो रैंक 9 सडन स्प्रिंग लिटरली एक अपवर्ड वाटरफॉल जैसा एक्सप्लोड हुआ। अगर फेंगियोन थोड़ा भी उसके पास होता तो इंस्टेंट डेथ थी। लकी था कि वो बहुत दूर था। फेंगियोन ने मंकी को इंस्पेक्ट किया और देखा कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और मेरे पास अभी कुछ हीलिंग मेथड भी काम नहीं करेंगे जो मैं यूज़ कर लूँ यहाँ पे। टाइम पाथ हीलिंग लिमिटेड थी। मैन एज़ बिफोर इमॉर्टल को सिर्फ ह्यूमन बॉडी पर काम करता है, मंकी के लिए यूज़लेस था। सो मंकी को सेल्फ रिकवर करना होगा। फेंगियोन सोचता है, क्या थोड़ा रुक कर मंकी को रिकवर होने दूँ? अगर मगर मान लो कि आगे जाके कोई डार्क वेब स्पाइडर या वन फिंगर फ्लो शार्क या बड़े रिवर सेगमेंट भी हुए तो दिक्कत होगी। तो ये तीनों सडन स्प्रिंग से भी ज़्यादा डेडली हैं। तभी रिवर के एक और स्पॉट पर रैंक 8 एक्सपर्ट यहाँ पे अपीयर होता है। ये था लॉर्ड हुआंगशी, वो आ चुका था। वो सडन स्प्रिंग सेगमेंट को देखा हुआ एकदम देख रहा था। वो कहता है, हैं? सडन स्प्रिंग्स रिवर सेगमेंट? लॉर्ड यहाँ पे ना क्या हुआ था ना, जो लेडी थी ना, लेडी ज़ीवी के हिसाब से फेंग युआन यहीं से आगे आया होगा और उसे लोकेशन पता थी, तो वो भी यहाँ पे आ चुका था। उसकी आँखों में शार्प ग्लो आता है, वो बिना हेजिटेट करे सीधा उस डेंजर ज़ोन में फ्लाई कर जाता है, जहाँ से फेंग युआन मतलब जस्ट अभी गुज़रा है, उसी के पास अपीयर हुआ है ना इसलिए। उसके जाते वक़्त ही बूम आवाज़ आई। एक जायंट सडन स्प्रिंग रिवर की भाई पीसफुल सरफेस पे एकदम से टूट पड़ा, एकदम एक्सप्लोड हो गया। उसके सामने हवा में फ्लाई कर रहा लॉर्ड हुआंगशी एक छोटे से मस्कीटो जैसा लग रहा था। स्प्रिंग हिट नहीं हुआ, पर हुआंगशी को फ़ील हुआ जैसे वो तेज़-तेज़ होता जा रहा है। एक्चुअली स्प्रिंग स्लो हो रहा था, पर रिवर ऑफ टाइम के इफ़ेक्ट से ये सडन स्प्रिंग इंटरप्ट हो रहे थे और आस-पास की सब चीज़ें स्लो हो जाती हैं। इसलिए एस्केप करना मुश्किल हो जाता है। हुआंगशी कहता है, "हाँ।" क्रिटिकल मोमेंट पे उसने अपना हेड एकदम से साइड मोड़ा और ब्राइट लाइट फ्लैश होती है और अगले ही सेकंड नॉर्मल स्पीड रिटर्न हो जाती है। वो इंस्टेंटली स्टेप बैक करता है। यानी भाई के पास ऐसा मेथड था जिससे वो सडन स्प्रिंग से बच सकता था। और एक और स्प्रिंग उसके पास आता है, वो उससे भी मिस होके निकल जाता है। रंबल आवाज़ है, स्प्रिंग वापस रिवर में गिरता है, एक मैसिव वेव क्रिएट होती है। हुआंगशी एकदम भाई पसीने में था। वो कहता है, ये सडन स्प्रिंग रैंक 8 कलर मूव लेवल का है, मुझे भी हर्ट कर सकता है। और अगर रैंक 9 सडन स्प्रिंग मिल जाए तो मैं तो सीरियसली इंजर्ड या डेथ तक हो सकता हूँ। इवन रैंक 8 होते हुए भी रिवर ऑफ टाइम एनवायरनमेंट प्रेशर क्रिएट करता है। उसे पता था कि फेंग युआन के पास लक पाथ मिस्ट्री है, ऑल लिविंग बीइंग्स लक इनहेरिटेंस भी है। इस सेगमेंट में फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ पर नहीं, लक पर भी डिपेंड करती है। वांगशी कहता है, मैं फेंग युआन को चेस कर रहा हूँ, इससे उसको डिसएडवांटेज होना चाहिए। लक पाथ के हिसाब से मेरी जर्नी स्मूथ नहीं होगी और मेरे लिए दिक्कतें और ज़्यादा खतरनाक होंगी, ऑब्स्टिकल्स और ज़्यादा आएंगे। फेंग युआन ने मेरे लिए डेंजरस रूट चूज़ करा होगा, स्मार्ट मूव है उसका, बढ़िया। फिर भी वो डाउट में पड़ जाता है, कहता है, पर फेंग युआन ने सडन स्प्रिंग्स डॉज कैसे किए? रैंक 7 सडन स्प्रिंग काउंटलेस होते हैं, रैंक 8 भी बहुत सारे होते हैं। क्या वो मतलब पूरे पूरे के पूरे टाइम पे रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को ही यूज़ करके रखा था जिससे वो बच रहा है? क्या करा उसने जिससे वो बच गया?
अगर फेंगयुआन सील कंटिन्यूअसली यूज़ करता तो हुआंगशी के लिए गुड न्यूज़ होती, क्योंकि इतना लंबा सेगमेंट उसका यूज़ करने की वजह से इमॉर्टल एसेंस बहुत ज़्यादा खत्म होता है। और हुआंगशी को ये आइडिया भी नहीं था कि फेंगयुआन है ना कि इमोरियल ईयर मंकी को भी इंस्लेव किया हुआ है और उसको शील्ड की तरह यूज़ कर रहा है। हेवेली कोट सोचता है कि वो सिर्फ अपर एक्सट्रीम हेवेली ईगल कंट्रोल करता है और हाई फैन की इनहेरिटेंस की वजह से वो भी। लेकिन रियल ट्रुथ ये था कि 180 स्लेव प्लस ईयर फ्लो लाइक अ वाटर का दिक्कत को उसने सॉल्व कर दिया। उस दिक्कत का सॉल्व करने के बाद उसने एक ईयर बीस्ट को भी अपने पास बुला लिया और हेवेली कोर्ट इससे बिल्कुल अननोन है। इसलिए वो गैस तक नहीं कर सकते कि फेंगयुआन इमोरियल ईयर बीस्ट को अट्रैक्ट और कंट्रोल कर सकता था। कुछ मिनट बाद हुआंग सी सडन स्प्रिंग सेगमेंट से बाहर निकल आता है। फेरी जीवी का नेक्स्ट गाइडेंस सिग्नल मिलता है। वो इंस्टेंटली डायरेक्शन चेंज करके फुल स्पीड में फेंगयुआन की तरफ फ्लाई करता है। थोड़ी देर में वो रुकता है, आगे देखता है कि अनसर्टेन हो मतलब दिक्कत है, अनसर्टेन रास्ते हैं। तो हुआंग शी कहता है क्या? डार्क वेब स्पाइडर। उसके सामने एक जायंट पेल व्हाइट स्पाइडर थी। एक तरीके से एब्सोल्युटली मोशनलेस थी। ये एक मैसिव वेब पर बैठी हुई थी, यानी यहाँ पे एक जाला बना हुआ था मकड़ी का बहुत बड़ा। रिवर ऑफ टाइम के अंदर ऐसा मान लो, नीचे पानी ऊपर जाला, ऐसे टाइप का। और स्पाइडर इतनी ह्यूज थी कि सडन स्प्रिंग से भी बड़ी लग रही थी, एक मूविंग माउंटेन जैसी। उसके 4 लिम्स और माउंटेन रिगिस एकदम खतरनाक लग रहे थे। हुआंग शी उसके सामने लिटरली इंसेक्ट जैसा लग रहा था। स्पाइडर भी ज्यादा टेरिफाइंग था। उसका वेब क्रिस्टल लाइक थ्रेड जिसमें कुछ पतले थे और कुछ तो एकदम भाई ट्री ट्रंक जितने थिक वो थे इसके जो वो थे ना वेब, वैसे टाइप के। वेब फ्लैट नहीं थे, लगभग एक फॉरेस्ट के जैसा लग रहा था, खतरनाक सा वुवन स्ट्रक्चर। एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मतलब स्पाइडर वेब होता है ना, उससे भी खतरनाक। ऐसे मान लो ट्रिपल चोबल एक ही में जुड़े हुए हैं। होता नहीं है कि जैसे एक स्पाइडर वेब है, एक जाला बना हुआ है मकड़ी का, तो उसी जाले के ऊपर एक और जाला बना दो, फिर एक और जाला बना दो, तो जो मिसिंग स्पेस होगी, जो खाली स्पेस होगा जिसमें से इधर से उधर जाया जा सकता है, हवा पास होती है, तो वो स्पेस भी भर जाएगी। तो ऐसे टाइप का था। क्रिस्टल वेब केज का साइज इंसेन था। थ्रेड क्रिस्टल जैसे ग्लास टाइप के थे, कुछ पतले कुछ तो ट्री ट्रंक जितने मोटे। पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट लाइक 3D केज बन रखा था और हजारों थ्रेड रिवर ऑफ टाइम्स की रूट से एकदम घुसे हुए थे। पानी कितना भी फ्लो करे, ये थ्रेड टूट ही नहीं रहे थे। और सेंटर में एक जाइंट क्रिस्टल नेस्ट था। कॉम्प्लेक्स कनेक्ट थे इसमें और डजन्स ऑफ इंटरवोवन लाइंस थी। एक मेज जैसा नाइटमेयर था। लॉर्ड हुआंगशी का दिल एक तरीके से हिल गया पूरा ये सब देख के। वो कहता है फेंगयुआन, फेंगयुआन यहाँ से गुजर गया। वो दोबारा फेरी जीवी के डायरेक्शन को कंफर्म करता है और पूछता है सही बताओ, ये यहीं से गया है कि नहीं, या कोई और डायरेक्शन चूज करा है, मुझे मरवा रही हो कहीं यहाँ भेज के। मतलब फेंगयुआन ने ये एक रूट इंटेंशनली चूज करा था सिर्फ हुआंगशी को टॉर्चर करने के लिए। हुआंगशी का फेस एकदम खराब हो गया। वो कहता है फेंगयुआन सोचता है मैं यहाँ से पीछे हट जाऊंगा। वो सीधा क्रिस्टल नेस्ट के अंदर फ्लाई कर जाता है। डार्क वेब स्पाइडर इमोरियल डेसोलेट बीस्ट लेवल की होती है। इनकी टेरिटरी में इवन इमोरियल बीस्ट भी रैम्पेज नहीं करते, यानी उंगली नहीं करते। ये एक टॉप टायर प्रेडेटर्स हैं। जैसे मान लो फेंगयुआन का मिड टायर था, फिर उससे ऊपर होता है अपर टायर, ये है टॉप टायर वाली प्रेडेटर। इसलिए स्पाइडर की स्ट्रेंथ भाई अनइमेजिनेबल ब्रूट पावर थी। जाइंट बॉडी थी, शार्प माउथ था और क्रिस्टल वाला नेस्ट था। और क्रिस्टल थ्रेड का नाम पूरे एशियंट वर्ल्ड में फेमस था, जिनका नाम था पीसफुल टाइम थ्रेड, इनका ये नाम था। रूल सिंपल था, रैंक 7 या उससे नीचे कोई भी थ्रेड अगर टच कर ले, सिर्फ टच कर ले, टाइम कंप्लीटली फ्रीज, एकदम जीरो मूवमेंट, और स्पाइडर आके उसे खा जाएगा। वांगशी जैसा रैंक 8 सिंगल थ्रेड से नहीं रुकता, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ थ्रेड एक साथ आए तो उसके लिए भी डेंजरस है, वो भी भाग नहीं पाएगा। और पूरे नेस्ट में थ्रेड ही थ्रेड थे, हर तरफ भाई अनकाउंटेबल थ्रेड थे। वांगशी सुपर स्लो मूव करने लगता है, पर थ्रेड को अवॉइड करते हुए हर जगह से बस सुपर स्लो मूव कर रहा था। वो सोचता है कि डिटॉर करूं, पर डिटॉर से बहुत लंबा राउंड पड़ेगा, फेंगयुआन बहुत आगे निकल जाएगा और क्या पता रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस इसी केज में हो। इसलिए उसे रिस्क लेना ही होगा, उसके साथ साथ चलना होगा, एकदम सही से आगे बढ़ना होगा। हुआंगशी कहता है बस ध्यान से थ्रेड को अवॉइड करता जाऊं तो सेफ निकल जाऊंगा। तभी ना बूम आवाज आई, एक हेवनली अर्थ चेजिंग साउंड जैसी एक्सप्लोजन आई। पूरा क्रिस्टल नेस्ट शेक होने लगता है। डार्क वेब स्पाइडर की जो 180 आंखें थी एकदम से हुआंगशी पर लॉक हो जाती हैं। हुआंगशी कहता है डैम इट, ये पक्का फेंगयुआन का ट्रैप है। वो फीरियस सा हो गया, एकदम शॉक्ड नहीं हुआ। अगर वो फेंगयुआन होता तो एक तरीके से वो भी यही करता, मतलब स्पाइडर को जगा देता, जिससे इसके लिए दिक्कत होती, और एक तरीके से हो ही गई दिक्कत। तो वांगशी कहता है मेरे पास अपने तरीके हैं, डार्क वेब स्पाइडर अलर्ट हो चुका है पर मैं निकल जाऊंगा। वो रैंक 8 किलर मूव से थ्रेड ब्रेक करना स्टार्ट करता है। थ्रेड फ्रेजाइल लगते हैं पर उनके पास टाइम फ्रीज का इफेक्ट था। किलर मूव जैसे नियर आता है और इंस्टेंटली किलर मूव भी फ्रीज हो जाता है, लेकिन रैंक 8 की पावर लिमिट भी थ्रेड ब्रेक किया जा सकता है, यानी रैंक 8 की पावर कर सकती है ऐसा काम। तो वो यूज कर रहा था। और हुआंगशी प्लस क्या था ना, टाइम पाथ का ग्रेट एक्सपर्ट था।
पीसफुल टाइम थ्रेड के अगेंस्ट उसके स्ट्रॉन्ग काउंटर थे। स्पाइडर स्लो मूवर था, स्पीड में हुआंगशी को कैच नहीं कर सकता था, बट एस्केप स्मूथ नहीं था। कहीं मतलब कहीं से इमॉर्टल किलर मूव, कहीं से फॉरेस्ट एक तरीके से ये फॉरेस्ट जैसा वेब बना हुआ है, कहीं से एनर्जी आ रही है, कहीं फ्लेम आ रही है और ट्रैप आफ्टर ट्रैप थे यहाँ पे। और आफ्टर द एंड स्पाइडर ने उसे कैच कर ही लिया। इंटेंस बैटल भी अब स्टार्ट होने वाली थी और वहाँ पे एक तरीके से इसने अटैक करा, बैम, और उसने भी अटैक करा स्पाइडर ने, बूम, एकदम भाई आपस में लड़ाई चालू हो गई इनकी। फाइनली हुआंगशी यहाँ पे ब्रेक फ्री होकर टेरिटरी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और फिर यहाँ पे वो एक थ्रेड को काट कर उड़ के फ्लाई करके निकल जाता है। पर इस बार कंडीशन बड़ी प्रोटेक्टेड थी क्योंकि भाई डस्ट से भरा हुआ एक माइनर इंजरी भी उसे लग गया था। हुआंशी भाई एकदम भाई गुस्से में था। वो कहता है फेंगयुआन, तुमने कितने ट्रैप सेट करे हुए हैं, सब परफेक्ट टाइमिंग पर ट्रिगर हो रहे हैं, यहाँ डीप प्लानिंग छुपी हुई थी। वो फ्लाई करते हुए सेल्फ हील करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद वो एक 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 वियर्ड रिवर सेगमेंट में एंटर होता है। हुआंगशी कहता है ये क्या, स्वॉर्ड पाथ और ब्लेड पाथ की स्ट्रांग हो रहा। वो स्लो करके ऑब्जर्व करता है। हर तरफ ना एक तरीके से परमीटिंग स्वॉर्ड क्यू आई और ब्लेड क्यू आई थी। उसकी आंखें वाइडली ओपन हो गई। एक वो कहता है वेट वेट, ये तो उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है मैं अपस्ट्रीम ट्रैवल करते हुए पास्ट में आ गया। डिस्टेंस के हिसाब से एटलीस्ट मैं 1 लाख साल पीछे आ गया हूँ। एग्जैक्टली ये वही टाइम है जिसमें लेट एंटिक्विटी एरा था। लेट एंटिक्विटी एरा में स्वॉर्ड पाथ और ब्लेड पाथ हुआ करते थे। हुआंगशी एकदम से रियलाइज करता है। वो कहता है शी युआन डिजर्ट का, वेस्टर्न डिजर्ट जो था ना, वेस्टर्न डिजर्ट का लेजेंडरी स्वॉर्ड पाथ एक्सपर्ट था जिसने स्वॉर्ड एब्बेस बनाया था और 3 रैंक 8 इमॉर्टल को किल करा था एक साथ। और दूसरा यहाँ पे डाउ ज़्यू लांग था जो कि ब्लेड पाथ डीमन इमॉर्टल था, जो वेस्टर्न डिजर्ट में रैम्पेज करता था, एक्सप्लोसिव फॉर्मेशन तोड़ दिया था, दुनिया हिला दी थी उस बंदे ने। वो कहता है कि ये दोनों इन दोनों की यहाँ पे फाइट हुई थी ना, और उनकी बैटल ने पूरा रिवर सेगमेंट को ब्लेड रिवर बना दिया था। ओ, हुआंगशी इन्वेस्टिगेट मेथड यूज करता है और कंफर्म हो जाता है कि बिल्कुल ये वही जगह है। वो 1 लाख साल पीछे उसी जगह पे आ चुका है जहाँ पे ब्लेड और स्वॉर्ड पाथ की लड़ाई कभी हुई थी यहाँ पे। ये ये ब्लेड रिवर सेगमेंट एग्जैक्टली एशियंट बैटल फॉर्मेशन वाला ही था। एशियंट बैटल फॉर्मेशन नहीं, एक तरीके से एशियंट बैटल लेफ्ट ओवर स्कार थे यहाँ पे। ये यहाँ पे कोई होगी खतरनाक लड़ाई फॉर्मेशन वाली मान लो, खतरनाक वाली मान लो, बस इसमें ना एक बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी इसमें, और उस लड़ाई की वजह से यहाँ पे उसका ऑरा छुपा हुआ है। तो इस वजह से इसको पता चल गया। ब्लेड रिवर सेगमेंट सडन स्प्रिंग से भी ज़्यादा डेडली होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखो ये जो ब्लेड रिवर सेगमेंट होता है ना, ये यहाँ पे ही अपीयर होता है, बाकी जगह पे अपीयर नहीं होता। बाकी सारी जगह पे ना ये सडन स्प्रिंग अपीयर होते हैं। सडन स्प्रिंग क्या होता है ना, इनमें एक सिंपल चीज़ है। होता नहीं, जैसे वो जो वोल्केनो के आसपास की जो नदियाँ या कुछ भी होते हैं, जैसे समुंदर होते हैं जो वोल्केनो के आसपास होते हैं, तो वो जो वोल्केनो के आसपास समुंदर होते हैं, उन समुंदर पे ना कहीं-कहीं पे ना गर्म फव्वारे होते हैं। सुना होगा जो एकदम गरम-गरम लावा एकदम फेंकते हैं फव्वारे टाइप के, ये वैसे ही मान लो इनको कहते हैं सडन स्प्रिंग्स। तो ये ना इस जगह पे थे रिवर ऑफ टाइम के अंदर, और ये आने से पहले क्या होता है, वहाँ पे गरम-गरम गैसें निकलती हैं, एकदम बुलबुले उठने लगते हैं और फिर पता चलता है कि वहाँ से फव्वारा निकला है खतरनाक वाला। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ सडन स्प्रिंग आ रहा है और हम बच सकते हैं। ये बचने का एक संकेत दिखाता है उसे, यानी एक वार्निंग दिखाता है। लेकिन भाई ये जो ब्लेड रिवर सेगमेंट था, ये बहुत खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे ना डाउ ल्यू लांग या शी वान का बैटल इमॉर्टल क्लर मूव रैंडमली अपीयर होता था। अनलाइक सडन स्प्रिंग, इन मूव का कोई वार्निंग फेज नहीं था। तो हुआंगशी को एक तरीके से शॉक लगा कि फेंगयुआन यहाँ तक भी आ गया। क्या ये लोग मरने आए थे यहाँ पे, उसके मन में थॉट आ रहा था। पर वो एक रैंक 8 का टाइम पाथ, एक खतरनाक मतलब बंदा था बढ़िया। फेंगयुआन जैसे रैंक 7 ने एंट्री की तो वो थोड़ा-सा सोच रहा था कि भाई कैसे कर लिया यार, रैंक 7 वाला बंदा यहाँ पे कैसे आ गया? वो गुस्से में अपने दाँत को एकदम कस रहा था। फेरी ज़ीवी की गाइडेंस रियल टाइम में आ रही थी और हुआंगशी धीरे-धीरे फेंगयुआन के एक्सट्रीमली क्लोज़ पहुँच रहा था और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी उनसे बच-बचा के। तभी आगे देखते हैं रिवर ऑफ टाइम में रोर आवाज़ आती है। इमोरियल ईयर मंकी वायलेंटली वेव में फाइट कर रहा था। बॉडी पूरी इंजर्ड थी। ब्लड से रेड टेल बन गया था। मंकी के ऊपर बाइनिमिंग, फेरी मियाओइन और बाकी सब थे। हार्डकोर डिफेंस में लगे हुए थे, चाहे रिवर की ट्रबुलेंस हो या हिडन डेंजर, सब एंड्योर करते हुए। तभी लॉर्ड हुआंगशी की आंखों में इंटेंस ग्लो आता है। वो फाइनली उनको स्पॉट कर लेता है। उसे दिख जाते हैं कि वो लोग आगे हैं और हुआंगशी कहता है, आखिर तुम सब मिल ही गए, और बिना कुछ भी सेकंड वेस्ट करे, बिना कुछ टाइम वेस्ट करे भाई सीधा फुल स्पीड में उनकी तरफ चार्ज कर देता है।
बाइनिमिंग और उसकी टीम ब्लेड रिवर सेगमेंट में पूरी तरह से फंस चुके थे। एस्केप इम्पॉसिबल था। लॉर्ड हुआंगशी ने परफेक्ट मौका देखा और ऑब्वियसली उसे ये छोड़ने वाला तो नहीं था। वो पूरे रास्ते चेस करता आया था, ऑलरेडी गुस्से में था। अब जब उसके सामने वो शिकार है यानी वो प्रे है तो वो कैसे छोड़ देगा। वो सीधा जंप कर गया उसके ऊपर। शू शू आवाज आई। रिवर ऑफ टाइम की वायलेंट वेव स्वॉर्ड की और ब्लेड की मिक्स करके उनकी तरफ फायर हो रही थी। लॉर्ड हुआंगशी भी बच नहीं पा रहा था इससे। स्वॉर्ड की उसको भी एक तरीके से केयर फ्री सर्विस दे रही थी, लेकिन उसका डिफेंस शैडो सक्सेस स्ट्रॉन्गर था, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हुआ। वो बच रहा था आराम से और आगे बढ़ रहा था। इमॉर्टल किलर मूव सन मून डाइविंग शटल। लॉर्ड हुआंगशी ने दोनों हाथ को पुश करा और एरो हेड जैसे एक तरीके से शटल शेप ले लिया। जैसे फैल्कन नहीं आता एकदम 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है शायद इसकी हवा में, तो एकदम भाई डाइव मारता है वैसे टाइप की स्पीड में आ रहा था ये। और सीधा शैडो सेक्टर वालों पर एकदम बरसने वाला था। बाइनेमिंग चिल्लाते हुए कहती है एनिमी एनिमी आ चुका है। डिफेंस लाइन लग गई थी, पर सन मून डाइविंग शटल ने सबको एकदम भाई हैविली सप्रेस कर दिया। रोर आवाज आई। इमोरियल ईयर मंकी फीरियस हो गया। उसने लोअर बॉडी से फोर्स लगाया और पूरा जॉइंट बॉडी रिवर में जंप करा दिया। शटल उसकी बॉडी पे लगा और छोटी ब्लीडिंग होल्स बन गए, पर इस ह्यूज बीस्ट के लिए बस एक स्क्रैचेस थे। मंकी के जायंट हैंड्स सीधा लॉर्ड हुआंगशी को ग्रैब करने आए। इतनी वायलेंट वाइंड के साथ ही हुआंगशी की आंखें एकदम भाई देख ली उसने। लॉर्ड हुआंगशी एकदम से शॉक्ड हो गया। वो कहता है ये तो एक रियल इमोरियल ईयर मंकी है। फेंगिवान के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मुझे लगा ये फेंगिवान ट्रांसफॉर्म होकर आगे बढ़ रहा है। ये लोग सच में रैंक 8 बीस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। वो क्लोज कॉम्बैट वाला बंदा नहीं था, दूर वाला अटैक वाला था। चाहे हेवनली कोड का रैंक 8 हो, पर मंकी जैसे ब्रूट मॉन्स्टर के सामने इतनी खतरनाक पावर दिखाता है मंकी, ब्रूट फोर्स उसके पास, तो भाई उससे स्टेप बैक तो लेना ही था। एक इंस्टेंट में ही वो फ्लैश होकर काफी दूर निकल गया। यह जगह डेंस टाइम पाथ के दाव वाली थी, यहाँ वो स्ट्रॉन्ग फाइट कर सकता था। मंकी मिस करके रिवर में गिरा, पर वो फिर से ग्राउल करके दोबारा स्काई में जंप कर गया और वांगशी के ऊपर एकदम हंट करने लग गया। वांगशी की आंखों में शाइन आई। उसने मंकी की कंडीशन को देखा। वो कहता है कि इसके ऊपर भाई इसकी जो पूरी बॉडी है बहुत ज़्यादा घाव भर गए हैं। लगता है इस बीस्ट ने फेंगिवान को यहाँ तक लाने में बहुत स्ट्रेंथ लूज़ करी है। शायद 30 से 40% तो इसकी पावर ख़त्म ही हो गई है। वो सीरियस हो गया। इन दैट केस हुआंगशी की बैटल स्ट्रेंथ एकदम से भाई और स्ट्रांग हो गई। वो किलिंग इंटेंट भर गया उसके अंदर। वो एक और किलर मूव यूज़ करता है, एक येलो सॉइल रॉक। उसने सर के ऊपर अपीयर करा और ये जो था रॉक इफेक्ट था। टाइम उसके अराउंड स्लो हो जाएगा और ये येलो डस्ट फ्लैश उसके मंकी पे गिरेगा, जिससे उसका टाइम शायद दिक्कत आ जाए। उसके टाइम पे इंस्टेंट इफेक्ट होगा, मंकी की टाइम रेट कोलैप्स हो जाएगी। मंकी की जो मूवमेंट है इज एक्सट्रीमली स्लो। जंप मारेगा वो भी स्लो, सब कुछ स्लो हो जाएगा एकदम। उसके लिए तो भाई सब कुछ 0.5x में चलेगा। हुआंगशी एकदम रिलैक्स करता है। वो कहता है एज अ डस्ट एक्यूमुलेट होता जाएगा और ये जो स्लो और होता जाएगा, यानी इसके लिए जितना इसके ऊपर डस्ट गिरेगा उतना स्लो होता जाएगा। अब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में आ रही है, बट इसी मोमेंट में बैम आवाज आया। रिवर में एक जाइंट वेव स्काई की तरफ शूट होता है और उस वेव के बीच से सुपर ब्राइट ब्लेड लाइट निकलकर सीधा लॉर्ड हुआंगशी को हिट कर देता है। उसका पूरा बॉडी शेक हो जाता है। वो ब्लड एकदम मुंह से थूकता है। ब्लेड रिवर का रैंडम एशियंट किलर मूव ट्रिगर हो गया था। मंकी भी डस्ट के अंदर स्ट्रगल करने लगता है। हुआंगशी ज़्यादा फोर्स लगाकर डस्ट को एकदम थिकन करता जा रहा था ताकि उसके ऊपर डस्ट और एकदम लेयर बाय लेयर बन जाए डस्ट की, जिससे वो बहुत ही स्लो हो जाए, एकदम 0.1 पे ही आ जाए ऐसे टाइप का। तो इसके लिए बहुत बड़ा ट्रैप था और मंकी उसमें फंस जाएगा तो आसान हो जाएंगी चीज़ें। बाइनेमिंग, म्याओइंग और बाकी सब फ्रॉस्ट, फायर, साउंड वेव से मंकी को फ्री करने की कोशिश करते हैं, पर टाइम पाथ के डस्ट उन पर भी इफेक्ट एक तरीके से जो अटैक करे थे उन पर इफेक्ट ही नहीं कर रहा था। टाइम डोमेन में उनकी पावर ऑलरेडी वीक थी, पर हुआंगशी जैसा रैंक 8 टाइम पाथ का एक्सपर्ट भाई उसके लिए तो यहाँ पे तो उसका ही डोमेन है, तो उसकी जो पावर है अच्छी खासी होगी। क्रिटिकल मोमेंट पे यंग बुश का फेस डार्क हो जाता है। वो लीड सोल इनटू ड्रीम यूज करने ही वाला होता है, लेकिन तभी आवाज़ आई। उसने लॉर्ड हुआंगशी के प्रेजेंस को गायब होते हुए सुना और वो टारगेट को सेंस ही नहीं कर पाया। यिंगवुशी कहता है लीड सोल इनटू ड्रीम में तभी फायर होता है जब टारगेट सेंस हो। अगर टारगेट हाइड हो गया तो मूव यूजलेस है। क्या लॉर्ड हुआंगशी के पास कोई एंटी सोल सेंसिंग मेथड है? दूर से लॉर्ड हुआंगशी एकदम उनकी तरफ देख रहा था। कहता है हा 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 हा, लेडी जीवी का डिफेंस किलर मूव अभी भी ट्रिगर हुआ है मेरे ऊपर। लगता है किसी ने लीड सोल इनटू ड्रीम यूज करा है। जिस मोमेंट यंग वुशी मूव एक्टिवेट करने लगा, लॉर्ड वांगशी का एग्जैक्ट फीलिंग उसी टाइम पे आ गई और उसका एंटी सोल डिफेंस ऑटो ट्रिगर हो गया। लीड सोल इनटू ड्रीम चाहे कितना भी ओवर पावर्ड हो, पर परफेक्ट मूव नहीं था। इसमें भी दिक्कतें थी। फेरी जीवी ने ऑलरेडी हेवली कोड को इस मूव से बहुत डैमेज होते देखा था, इसलिए जब उसने लॉर्ड हुआंगशी को ये सोलो मिशन दिया तो ऑब्वियसली उसने एंटी सोल
का कोई मतलब प्रिकॉशन तो दिया ही होगा जिससे इसके ऊपर असर ना करे ये मूव। इसलिए यिंगवुशी जब भी मूव एक्टिवेट करने गया, लॉर्ड हुआंगशी का डिफेंस ऑटो मूव हो गया, यानी ऑटो ट्रिगर हो जाता और लीड सोल इनटू ड्रीम फेल हो जाता। यिंगवुशी और बाकी सबके चेहरे एक तरीके से खराब से हो गए, सब में प्रेशर फील होने लग गया था। अब कोई सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा था अब क्या करा जाए, सिर्फ फेंग युआन पे ही सब डिपेंड करना पड़ रहा था। पर फेंग युआन कहाँ था? वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अभी तक मेंशन ही नहीं हुआ फेंग युआन है कहाँ। लॉर्ड हुआंगशी था भाई, वो तो क्या बोले, वो भी सोच रहा था। लॉर्ड हुआंगशी की भी यही सोच थी। पहले उसने सोचा कि जो यहाँ पे मंकी है ना वो फेंग युआन है, क्योंकि फेंग युआन ट्रांसफॉर्मेशन पाथ यूज कर रहा है, तो क्या पता मंकी ही फेंग युआन हो। पर फाइट करने के बाद क्लियर हो गया कि ये रियल इमोरियल ईयर मंकी था, और तब से फेंग युआन एक बार भी सामने नहीं आया। रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील और फेंग जीजे के लेवल की बैटल स्ट्रेंथ के साथ फेंग युआन सबसे बड़ा थ्रेट होता, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। और जितना ज़्यादा वो हिडन रहता उतना ही लॉर्ड हुआंगशी को अलर्टनेस यहाँ पे फील होती, क्योंकि भाई फेंग युआन यहाँ पे हाइड है तो कुछ ना कुछ हो सकता है। हुआंगशी फ्रस्ट्रेटेड हो गया, वो कहता है फेंग युआन अब भी बाहर नहीं आ रहा, अगर थोड़ा और वेट करा तो देखते हैं क्या होगा, तेरे लोग यहीं पर है ना इसलिए। एक ह्यूज वेव ऑफ रिवर टाइम से सीधा हुआंगशी की तरफ आया। हुआंगशी कहता है फिर से अगेन, उसे ये लग रहा है ना यहाँ पे वो आ रहा है सडन स्प्रिंग या तो ब्लेड क्यू आई, उसे ऐसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है शायद ये फेंग युआन है। अब देखते हैं क्या निकलेगा ये। वेव मंकी को अवॉइड करके सीधा उसको टारगेट करती है, एक बार फिर नहीं बार बार टारगेट करती है। और ये पता क्या था, ये था लक, और बड़ा खतरनाक लक था। इनका लक था, इसके लिए बैड लक था अपने हुआंगशी के लिए। रंबल आवाज आई, वेव उसे हिट करती है। हुआंगशी फिर से मुंह से एकदम भाई थूकता है, इंजरीज बहुत ज्यादा खतरनाक थी, वो डॉज भी नहीं कर सकता था। वेव जैसे ही नियर आती टाइम स्लो हो जाता, और साइड में ब्लेड क्यू आई स्वॉर्ड क्यू आई एकदम फुल स्पीड से आते हैं। अवॉइड करना इम्पॉसिबल था, इसलिए वो रेसिस्ट करता है। अब मंकी और शैडो सेट के लोगों को कैप्चर करने का मौका ढूंढता रहा। वांगशी कहता है अभी एडवांटेज मेरे पास है, मैं नहीं मानता फेंगियोन इतनी देर तक छुप मतलब एक तरीके से छुपा रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शू शू आवाज आती है, 3 मैसिव वेव अगेन उसके ऊपर ही आते हैं सीधा हुआंगशी के ऊपर। हुआंगशी कहता है मुझे, सिर्फ मुझे ही क्यों हो रहा है? उसकी आईज़ बहुत ज़्यादा वाइडली ओपन हो गई, एकदम मोन एक तरीके से मेंटली कोलैप्स होता जा रहा था, एकदम दिमाग खराब हो रहा था कि मेरे को ही टारगेट क्यों कर रहा है ये सब। नॉर्मली मंकी का जायंट बॉडी वेव को अट्रैक्ट करता, पूरी फाइट में हर वेव सिर्फ हुआंगशी को ही लग रही है, बल्कि मंकी को लगनी चाहिए थी ये। लेकिन हुआंगशी का बैड लक क्या बोले, हुआंगशी एकदम भाई हिल गया। वो कहता है भाई उनकी लक इतनी ओवर पावर्ड है क्या कि मैं उनके ऊपर आ ही नहीं रहा हूँ, मेरे ऊपर लग रहा है, एक भी वेव नहीं लगी उनके ऊपर अभी तक। ये फेंगिवान का लक पाथ मेथड कितने खतरनाक है, पॉसिबिलिटी इसकी क्लिक हो गई थी, लेकिन फिर भी वो घमंड में कहता है हाँ, लक पाथ में बैटल रिजल्ट चेंज नहीं होता, यहाँ तो लक पाथ ऑलरेडी सप्रेस्ड है, फेंगिवान वेव कंट्रोल नहीं कर सकता, यहाँ सिर्फ सुप्रीम टाइम पाथ पावर मैटर करती है। और एक तरीके से टेरिटोरियल एडवांटेज तो मेरे पास है, क्योंकि मैं भी तो टाइम पाथ का ग्रेट एक्सपर्ट हूँ। वो वापस मंकी और टीम को सप्रेस करने लगता है, फेंगिवान को फोर्सफुली बाहर डालने के लिए उन भाई इनको टारगेट कर रहा था, ताकि इनको नुकसान पहुंचाएगा तो फेंगिवान बाहर आएगा शैडो सेट को। अब देखते हैं, बायनेमिक सीक्रेट वॉइस में कहती है लॉर्ड हुआंगशी ट्रैप में आ गया। यंग वुशे कहता है एग्जैक्टली, सेक्ट लीडर ने प्रेडिक्ट किया था, कंटिन्यू अटैक करो, कोई दिक्कतें मत दिखाना, ऐसी दिखाओ कि हम ही दिक्कत में आ रहे हैं और अटैक करते रहो। शैडो सेक्ट आउटसाइड से डेस्परेट लग रहा था, लेकिन इंटरनली वो प्लान को फॉलो कर रहा था जो फेंगिवान ने बताया था। अब रियलिटी क्या थी पता चलती है। रिवर के डीप बॉटम में एक आइलैंड था, स्टोन लोटस आइलैंड, सेम जगह जहां स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल ने रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस ऑब्टेन किया था। और फेंगयुआन वो इस आइलैंड पर काफी पहले ही पहुंच चुका था, उसके सामने एक मूविंग इमेज फ्लोट कर रहा था। वो लाइव फीड में लॉर्ड हुआंगसी प्लस इमोरियल मंकी की फाइट देख रहा था। फेरी जीवी का इन्वेस्टिगेट किलर मूव ऑलरेडी फेंगयुआन ने रिमूव कर दिया था, पर बाइनेमिंग और जो उसकी टीम थी उसके ऊपर भी तो मूव लगे हुए हैं ना, तो वो रिमूव नहीं हुए थे, वो अभी भी ट्रेस में ही थे। वो सेल्फ क्लीजिंग फॉर्मेशन भी टाइम पर इरेज नहीं हो सकते थे, इसलिए फेंगयुआन उन्हें साथ लेता तो इवन इनसाइड सवेनर इमोटर प्राइमेसी हेवनली कोर्ट उसकी पोजीशन डिटेक्ट कर लेती, तो ये लोग तो फिर भी टाइम रिवर के अंदर, तो पोजीशन तो आने वाली थी, इसलिए फेंगयुआन अकेला गया था उस इनहेरिटेंस वाली जगह पर, बाकी ये सारे लोग ऊपर थे। और ये जो फॉलो करके आ रहा है ना लॉर्ड हुआंगशी, फेंगयुआन को फॉलो कर रहा है, तो असल में फेंगयुआन को नहीं, ये फेंगयुआन के लोगों को फॉलो करके यहाँ पे पहुंचा था। फेंगयुआन तो अंदर छुपा हुआ है, वो मतलब आइलैंड पे इनहेरिटेंस का काम कर रहा था। एग्जैक्टली जैसे फेंगिमा ने कभी क्यूआई लक्स सेंसेशन से यंग वुशी और बाकी सबको ट्रेस किया था, वो लोग भी इमोर्टल प्राइमेसी में छिप कर बच नहीं पाए थे। सेम वैसे ही हेवनली कोड भी इनको ट्रेस कर सकता था, इवन अगर वो प्राइमेसी के अंदर भी हो, इवन अगर वो चाहे रिवर ऑफ टाइम के अंदर भी हो, तब भी उसे ट्रेस कर लेगी फेरी से भी। इसलिए फेंगिमान ने अपने ऊपर से हटा दिया और वो अंदर छुपा पड़ा है, और इन लोगों के ऊपर से नहीं हटा, ये लोग बाहर ही हैं। फेंगयुआन ऑलरेडी सेफ इनहेरिटेंस स्पॉट पे आ चुका था, और हुआंगशी भाई ब्लेड रिवर में सफर कर रहा था, एकदम ट्रैप में फंसा हुआ था, बैड लक बहुत गंदा वाला लगा था, और प्लान एग्जैक्टली सक्सेसफुल चल रहा था फेंगयुआन का। फेंगयुआन समझ चुका था कि इमॉर्टल प्राइमेसी चाहे अलग वर्ल्ड हो,
अगर उसके अंदर क्लूज़ हों, तो फेरी ज़ीवी और हेवेंसविल सब डिडक्शन कर सकते हैं। जैसे फेंगयुआन क्यूआई लक से दूसरों को ट्रेस करता था, वैसे ही हेवेंसविल भी इमॉर्टल प्राइमेसी से आउटसाइड वर्ल्ड के हेवेंसविल को सिग्नल दे सकता है। ये उसकी वीकनेसेस थी, पर फेंगयुआन ने इसे एडवांटेज बना लिया था। उसने यिंग वुशी की टीम को यूज़ करा था ताकि हेवेंसविल और फेरी ज़ीवी को सबको ये लगे कि वो लोग ऊपर हैं और वो अंदर में असल में नीचे था। फेरी ज़ीवी को मिसलीड करने के लिए ताकि ज़ुओ हुआंगशी यानी अपना लॉर्ड हुआंगशी को पागल बनाया जा सके और फेंगयुआन इतना आगे नहीं गया, उनको ऐसा लगे फेंगयुआन वहीं पर है और उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि फेंगयुआन को अभी भी इनहेरिटेंस नहीं मिली है और एक छोटा-सा मिसकैलकुलेशन रेड लोटस टू इनहेरिटेंस मिलने के बाद गेम ब्रेकिंग एडवांटेज बन जाता है। और सही सुना था, रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस नियर बाय रिवर सेगमेंट को मैनिपुलेट कर सकता था और ये ब्लेड रिवर सेगमेंट रेड लोटस डीमन वल्नरेबल ने जानबूझकर चूज़ किया था। बस ड्रॉबैक ये था कि ये पावर यूज़ करने से रेड लोटस का आइलैंड का है, उसका फाउंडेशन गिरने लगता। बैटल खत्म होते ही आइलैंड भी क्रम्बल होके खत्म हो जाता। ये दिक्कत थी। फेंगयुआन अंदर से ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। हुआंगशी को तो ऐसा लगता है ये जो ब्लेड क्यों आई, ये जो दिक्कत है, ये जो आ रही है खतरनाक-खतरनाक, इसको रोका या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन असल में कंट्रोल हो सकती हैं। लक से भी हो सकती हैं और साथ में इस आइलैंड से भी हो सकती है क्योंकि आइलैंड अपने आस-पास के एरिया को कंट्रोल करता है। अब आगे देखते हैं। फेंगयुआन ने स्पेक्टर सोल की विल को देखा, वो एक्सट्रीमली थिन थी, बेयरली बस जैसे-तैसे दिख दिख पा रही थी वरना तो भाई कुछ नहीं था। फेंगयुआन कहता है स्पेक्टर सोल, थोड़ा हेल्प देता हूँ। वो अपने विल का एक ह्यूज फ्लड उस विल में इंजेक्ट कर देता है। इंस्टेंटली स्पेक्टर सोल की विल बूस्ट होती है। वो एकदम ग्राउल करता है। टॉप साइड बैटलफील्ड पर एक खतरनाक कोलोसल जायंट वेव फॉर्म होती है। लॉर्ड हुआंगशी भाई वो डिसबिलीफ में था। वेव का साइज देखकर उसकी आंखें लिटरली पॉप आउट होने लग गईं। ब्लेड लाइट और स्वॉर्ड क्यूआई अभी रिलीज भी नहीं हुआ था, बस फॉर्म हो रहा था, लेकिन वो फॉर्म होना जो था ना वो बहुत खतरनाक था। वो ऑलरेडी लाइफ थ्रेटनिंग लग रहा था, बहुत खतरनाक प्रेशर फ़ील हो रहा था। हुआंगशी अपने दाँतों को दबाता है, कहता है अच्छा, ये मुझे हिट करेगा पर मंकी को भी मारेगा। इससे फेंगयुआन को एक तरीके से बाहर तो आना ही पड़ेगा ना। देखता हूँ कौन ज़्यादा टिकता है, मैं टिकूँगा या मंकी। ये चोमू को ऐसा लग रहा है, क्या बोल रहा हूँ, इस चोमू को ऐसा लग रहा है कि ये मंकी को भी लगेगा और मुझे भी लगेगा इतना बड़ा वेव है, तो मैं तो टिक जाऊँगा, मंकी नहीं टिकेगा और एक बार जब मंकी गिरेगा तो बाय नेमिंग, हाई लाओलान, ये लेडी व्हाइट रैबिट ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब तो मेरे आगे कुछ नहीं है, मच्छर है, इनको तो मैं ऐसे ही हरा दूँगा, ये बस मंकी के दम पे टिके हुए हैं, इनको आराम से कैप्चर कर लूँगा। ये और तब फेंगयुआन बाहर आएगा, लेकिन इसको क्या पता ये जो बड़ी वेव हो रही है ना किसकी वजह से हो रही है? फेंगयुआन की वजह से हो रही है। पक्का मंकी के ऊपर नहीं लगेगी, इसके ऊपर ही लगेगी। तभी वेव का एक हिस्सा स्प्लिट होता है। इमोरियल ईयर मंकी को साइड से फ्री पैसेज देता है और बाकी पूरा वेव ओनली हुआंगशी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तेरा भी डिवाइन इन्वेस्टिगेटर जैसा चोमू बना है भाई, उसका भी कटा था, इसका भी कटा है गंदा वाला। वो बंदा कहता है व्हाट? हुआंगशी लिटरली एकदम भाई चोक करने वाला था। वो कहता है ये शेमलेसनेस का पीक लेवल था। रंबल आवाज आती है, जायंट वेव इमोरियल ईयर मंकी के साइड से होके निकल जाती हैं और पूरा का पूरा एकदम अच्छे से पूरी रिवर का जो अटैक था वो सारा का सारा लॉर्ड हुआंगशी को एकदम भाई ग्रैब कर लेता है और उसके ऊपर अटैक लगता है। इस वक्त लॉर्ड हुआंगशी का दिल भाई खराब हो गया, बच ही नहीं रहा है, एकदम भाई कोल्ड हो गया, दिमाग खराब हो गया, पूरा मेंटली अनस्टेबल हो गया। वो हेवनली कोड का एक एलीट रैंक 8 था और वो समझ आ गया उसको कि फेंगयुआन ये लोग एक्चुअली इस रिवर सेगमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। उसने जानबूझ के मंकी को बचाया और मेरे पर पूरा अटैक डाल दिया। उसे समझ आ चुका था कि ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं इसको। इतना बड़ा शॉक लगा कि उसका चेहरा फ्रीज हो गया। वो कहता है इसका मतलब जो मंकी पहले ट्रैप में ब्लेड रिवर सेगमेंट में था वो सब प्लान्ड सेटअप था और हुआंगशी खुद ट्रैप में घुस गया, उसे पता भी नहीं चला कि वो ट्रैप में है। कट गया इसका। ये उसके लिए अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन था, पर वो एक चीज़ नहीं समझ पा रहा था। फेंगयुआन सिर्फ़ हाई फ़ैन के इनहेरिटेंस को यूज़ करके उसमें इतनी पावर तो नहीं है इनहेरिटेंस में कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर ले। लेडी ज़ीबी ने भी ये कंक्लूड किया था कि इस इनहेरिटेंस में इतनी पावर नहीं कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करे जो अभी मेरे साथ हो रहा है। शॉक धीरे-धीरे सस्पिशियस में बदल गया। वो कहता है 1 मिनट, अगर उस इनहेरिटेंस में वो पावर नहीं है, तो इसका मतलब रेड लोटस टू इनहेरिटेंस ओनली वो डीमन वल्नरेबल इसी रिवर ऑफ टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। इसका मतलब उसे वो इनहेरिटेंस मिल गई। फेंगयुआन ने क्लियरली रेड लोटस की इनहेरिटेंस को एक्टिवेट कर लिया था। वेव बिल्कुल सामने थी। हुआंगशी का फेस एकदम रिसॉल्व में बदल गया। वो कहता है नेवर माइंड, आज तुम सब लॉर्ड हुआंगशी की असली पावर देखो। वो स्काई की तरफ भाई रोर करता है। काउंटलेस गू और आस उसकी बॉडी से इनकरप्ट होती हैं। येलो लाइट एकदम फ्लैश होती है। उसकी जो उसका सर था वो जो गंजा टकला था वो लिटरली एकदम भाई गंजा एकदम चमकने लग जाता है, एकदम सूरज बन जाता है। उसके हेड के ऊपर येलो सॉइल रॉक आता है, वो एक्सपैंड होके पूरा हिल साइज बन जाता है। रिवर ऑफ टाइम के एकदम भाई ज़ोर से सप्रेस करने लगता है। उसकी ऑरा सडनली इंसेनली डीप हो जाती है, उसकी गेज़ एकदम टाइट हो जाती है और स्लोली नॉर्मल स्टेट से कंप्रेस होने लगती है। उसी वक़्त लॉर्ड हुआंगशी का पूरी बॉडी से
टाइम रिपल इंटरप्ट करते हैं। वापस बाइनेमिंग और सबकी तरफ देख रहा था, वो रिपल्स धीरे-धीरे स्लो करने लग जाते हैं और जितने भी उसके एरिया यानी एक ये जो अटैक करने वाला था ना बंदा, एक फ़ोर्स फ़ील्ड बना लेता है, एक डोमेन बना लेता है, उस डोमेन के अंदर ये बाइनेमिंग, या मंकी, ये सब लोग हैं, तो इन सब का जो टाइम है वो धीरे-धीरे स्लो होने लग जाता है। हुआंग पूरी पावर में एकदम डूबा हुआ था। वो इंस्टेंटली 4 किलर मूव को एक्टिवेट करता है। फेंग युआन शॉक में कहता है, "ये इनसेन है, एक मोमेंट में 4 इमॉर्टल को एक्टिवेट करना।" सॉरी, इमॉर्टल गो थोड़ी ना, इमॉर्टल किलर मूव भी एक्टिवेट कर दिए एक साथ 4। हेवनली कोर्ट ने उसे सोलो चेस मिशन इसलिए दिया था, वो सच में मॉन्स्टर लेवल स्ट्रॉन्ग बंदा था। एक ही झटके में जायंट वेव ब्लॉक होती है, खुद को सेव करता है, साथ में बाइंडिंग में उसकी टोम मतलब जितनी भी टीम में जितने भी लोग थे सबको ओवरपावर करता है। मंकी का जो डस्ट ट्रैप था उसको और ज़्यादा खतरनाक कर देता है, मंकी हिल ही नहीं पाता और बाकी सब भी एकदम स्लो हो जाते हैं। बाइनिमिंग, म्याओइंग, लेडी व्हाइट रैबिट भी शायद उनके सबके सबके चेहरे जो थे सफ़ेद पड़ गए थे। टाइम रिपल उनके डिफेंस को एकदम भाई खत्म कर देता है। मंकी भी पैनिक में स्ट्रगल कर रहा था, वो एकदम चिल्ला रहा था नॉन-स्टॉप। टाइम रिपल भाई बहुत खतरनाक होते हैं, कभी भी अपीयर हो जाते हैं और जहाँ-जहाँ अपीयर होंगे वहाँ पे टाइम स्लो हो जाएगा। बहुत ही टेर्रिफाइंग थे। इवन फेंग जुजे से क्लोज़ली टच नहीं कर सकता। मतलब कितना ही क्लोज़ आता है टच नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसको टच कर दिया तो क्या दिक्कत होगी। उसे लॉर्ड हुआंगशी ने पिछली बार बचाया था तो ये बात जानता है। लेकिन क्या बोलें, बहुत खतरनाक चीज़ है। तो शैडो सेट की तो बात ही छोड़ दो, उसके लिए तो बहुत मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे रैंक 7 इतने खतरनाक नहीं है। अब देखते हैं आगे। फेंग युआन क्वार्टरली देखता है और कहता है, ही वांट्स टू बी फोर्स आउट, यानी मतलब वो चाहता है कि मैं बाहर आ जाऊँ। ही वांट्स टू फोर्स मी आउट, यानी मैं बाहर आ जाऊँ, कैसे भी उससे लड़ूँ आके या कुछ भी करूँ, बस मैं आ जाऊँ बाहर। इनवॉल्व मतलब एक तरीके से इनको बेड बनाकर, ये जितने भी ये लोग हैं ना, इनको बेड बनाना है और मेरे को बाहर निकालना है। स्पेशली यिंगुशी जैसे इंपॉर्टेंट स्प्लिट सोल इंक्लूडेड था, जो स्पेक्टर सोल की विल को मॉनिटर करने के लिए रखा हुआ था। यानी अगर इसको पकड़ लिया तो फेंग युआन आएगा ही आएगा। आगे देखते हैं। स्पेक्ट्रा सोल की यहाँ पे असली वाली वेल थी। वो कहती है, रिलैक्स फेंगयुआन, स्टोन लोटस आइलैंड रेड लोटस डीमन वल्नरेबल ने बनाई थी। वेव को रोकते वक्त हुआंगशी भूल गया, इस वेव में स्वॉर्ड और ब्लेड पाथ के पियरलेस किलर मूव भी एक तरीके से जुड़े हुए हैं। और वही होता है। अब टेन वो फेंगयुआन को एक्सप्लेन भी आगे करता है, कहता है, ये जो टेक्नीक है ये दाओ जी लांग का सबसे टेरिफाइंग ब्लेड मूव था। 9-9 रीइंकार्नेशन ब्लेड, 9 लेयर ऑफ ब्लेड लाइट, हर लेयर में घोस्ट गॉड को स्लक्टर करने की पावर होती है। हर लेयर 9 बार अटैक करती है और टोटल यहाँ पे 81 कंसेक्यूटिव अटैक्स होते हैं। और हर एक अटैक एक गॉड को मारने, घोस्ट किंग को मारने, एकदम घोस्ट गॉड सबको स्लक्टर कर सकती है, ऐसे हैं। इसके 81 अटैक पड़ेंगे। ये मूव इतना टेरिफाइंग था कि दाओ जी लैंग ने अपनी पास्ट लाइफ में 3 बार यूज़ किया था और हर बार उसने 100 साल का लाइफ स्पैन खत्म करा था इसको यूज़ करने के चक्कर में। यानी एक बार 100 साल की ज़िंदगी जाएगी और इतना खतरनाक मूव एक्टिवेट होगा जो गॉड को गिरा दे। और जब वो मतलब एक तरीके से जब अब वो हम ट्रिगर कर रहे हैं, उस मूव को हम ट्रिगर कर रहे हैं, तो वो उसका एक तरीके से पिनैकल मास्टरपीस था। और अगर वो पिनैकल मास्टरपीस अब एक्टिवेट होता है, तो ये जो बंदा है, यानी लॉर्ड हुआंगशी, इसका बनने वाला है कीमा। क्या बना बताया, बहुत खतरनाक। जो उसने शिवआन के खिलाफ फाइट में भी यूज़ करा था और इस टाइम पे लॉर्ड हुआंगशी सामने है, वो उसको टिक नहीं पाएगा। शिवआन तो भाई बड़ा खतरनाक बंदा हुआ करता था। अभी लॉर्ड हुआंगशी उसके जितना खतरनाक थोड़ी ना है। और लिटरली उसके कहने के कुछ मोमेंट बाद ही फेंग युआन ने जायंट कॉम्प्रेस्ड वेव के अंदर से 9 ह्यूज लेयर ऑफ ब्लेड लाइट इनक्रप्ट होते हुए देखी, जो सीधा भाई अब लॉर्ड हुआंगशी की तरफ आ रही थी। ब्लेड लाइट्स इतने रेडिएंट थे कि जैसे ही 9 मिनी सन्स एक साथ एक्सप्लोड हो रहे हों। फेंग युआन तो बस इमेज के थ्रू ही देख रहा था, फिर भी उसकी आंखों में पियर्सिंग पेन हुआ, एकदम ऐसा पेन जैसे सन को कोई देख रहा हो। बैटलफील्ड में जो इमॉर्टल्स थे उनको तो भाई उनके ऊपर तो क्या ही बीत रही होगी, सोचना ही मुश्किल था। ब्लेड लाइट के अपीयर होते ही लॉर्ड हुआंगशी का चेहरा तुरंत ही भाई मत एकदम इतना खराब हो गया ना, इतना खतरनाक खराब हुआ, एकदम हॉरर आ गया उसके चेहरे पर, एकदम भाई जैसे मेल्ट होने लग गया। उसे साफ फील हो गया था कि डेथ खत्म, गया, गया भाई गया। दाओ ज्यू लैंग का एक तरीके से जो मूव था उसे अंडरएस्टिमेट करना तो भाई एक तरीके से पाप होता, खत्म थे तुम भाई। अगर वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में पैदा होता तो हेवेली कोर्ट उसे रैंक 8 ब्लीड किंग बनाकर रख लेता और पूरे वेस्टर्न डिसर्ट को एक तरीके से टॉप लेजेंड उसको माना जाता। और ये अटैक ये उसका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड था। शी युआन को डेथ मैच में यूज किया गया था शी युआन को मारने के लिए। लॉर्ड हुआंगशी लिटरली पैनिक मोड में चला गया। मंकी, बाइनिमिंग, वेव सबको भूल चुका था। अब उसको एक ही चीज लग रही थी कि भागो, जितनी तेज भाग सकते हो भागो। वो सीधा अपना हिडन ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट करता है। बैम बैम आवाज आई, ब्लेड लाइट हर एंगल से लॉर्ड हुआंगशी पे गिरती है और हर एक लाइट ना 9 स्ट्राइक करेगी और ऐसी 81 स्ट्राइक होंगे उसके ऊपर, टोटल 81 ब्लेड स्लैशेस।
और हर एक स्लैश एक गॉड को मारने के लिए भी काफ़ी है, तो बहुत खतरनाक था। ब्लेड और लाइट भाई मिलके उसके अराउंड एकदम बड़ा खतरनाक व्हाइट सन बॉल बना लिया था। सेंटर में लॉर्ड वांगशी अपने हेड के ऊपर एक जायंट येलो रॉक में मतलब था और बस सर्वाइव करने का ट्राई कर रहा था। जब फाइनली ब्लेड लाइट डिसिपेट हुई, जायंट रॉक कंप्लीटली स्कैटर्ड हो गया यानी खत्म हो गया। लॉर्ड वांगशी का फेस सफ़ेद पड़ गया, पूरा बॉडी ब्लेड वुंड से भरा हुआ था। ज़ीरो ब्लड था क्योंकि वुंड्स फुल ऑफ ब्लेड पाथ दाँव मार्ग से भर गए थे, यानी ब्लड निकला ही नहीं, ब्लड बचा ही नहीं था क्योंकि सब एब्ज़ॉर्ब हो गया था। जो अंदर ऑर्गन थे उनके अंदर भी ब्लेड क्यों इंजेक्ट हो गया था। स्पेक्टर सोल हँसते हुए कहता, "हा, हा, 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 देखो खत्म, गया, टाटा, बाय-बाय, इसका हो गया।" स्पेक्टर सोल की जो मतलब हाथ था, वो विल वाला हाथ वो हिल रहा था। वो कहता है, "अब ये मूव ले।" और शी वान का मेन ट्रम्प कार्ड भी यूज़ होता है अब यहाँ पे, जिसका नाम था स्वॉर्ड ब्यूरेल एबिस। गंदा कटा है भाई, इसका बहुत गंदा कटा है। एक तो इसने इसने मूव सहा खतरनाक लेजेंड बंदे का। उस बंदे ने 81 स्लैश का एक अटैक बनाया था, जो गॉड्स तक को मार दे। और उसका जो अपोनेंट था वो भी तो चोमू थोड़ी ना होगा, वो भी बड़ा खतरनाक था जिसका नाम था शी युआन। उसका भी ट्रम्प कार्ड था जिसका नाम था स्वॉर्ड ब्यूरेल एबिस, उसका जो सबसे खतरनाक अटैक था ट्रम्प कार्ड का। अब भाई उसने क्या बोले यार, स्पेक्टर सोल ने ये वाला अटैक भी चला दिया। रिवर ऑफ टाइम के एक रिवर ऑफ टाइम था ना भाई, सप्रेस्ड वेव में आ गया। एक डीप वर्ल्ड एंडिंग स्वॉर्ड क्यू आई उठने लगता है। ये स्वॉर्ड क्यू आई इतना हैवी था, इतना एशिएंट था, इतना मर्सीलेस था, जैसे बिलियंस ऑफ लाइफ का मतलब एक तरीके से फिनरल होता है ना, वो लेके बैठा हो। इतना खतरनाक स्वॉर्ड और आता है इसके अंदर। वांगशी की पुपिल्स तो भाई एकदम खत्म सी हो गई। उसकी आंखों में जैसे लाइट ही गायब हो गई हो। वो बस उसके मन में एक ही थॉट आ रहा था, पैर काम नहीं कर रहे, दिमाग एक ही वर्ड बोल रहा है, भाग भाग, जितना तेज भाग सकता है भाग। पर रन करना तो इम्पॉसिबल था, स्वॉर्ड क्वाइन ने उसको लॉक कर दिया था। हुआंगशी चिल्लाते हुए कहता है, "शी-युआन का स्वॉर्ड ब्यूरियल एबिस नहीं।" और उसकी हार्ट एकदम से पैनिक में आ जाती है, एब्सोल्यूट पैनिक में। वो ऑलरेडी 81 स्लैशेस को सर्वाइव करके ऑलमोस्ट डिफेंसलेस हो चुका था। ज़ीरो प्रिकॉशन बचा था, ज़ीरो प्रोटेक्शन बची थी। वो कहता है, "क्या? क्या? क्या मैं यहीं मरने वाला हूँ?" स्पेक्टर सोल की विल अर्जेंटली कहती है, प्रॉब्लम स्टोन लोटस आइलैंड ये बर्डन नहीं झेल सकता। अगर वांगशी को किल करने का ट्राई करे, आइलैंड का फाउंडेशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। अगर हम उसे छोड़ दें तो आइलैंड कुछ साल और सरवाइव करेगा। फेंग युआन का जवाब था कि आइलैंड जाए भाड़ में, मार दो इसको। बिना एक सेकंड वेस्ट करे उसने बोला, किल हिम। स्पेक्टर सोल की विल ने बोला, अंडरस्टूड, यानी खत्म करो। फाइनल डेथ देखते हैं अब, खतरनाक वाली। वांगशी फुल स्ट्रगल में था, स्वॉर्ड की वाइस सेकलेस बिल्कुल एकदम नहीं था, वो एकदम भाई बरसे जा रहा था। उसका फेस एकदम खराब हो गया। उसने बोला, मैं ग्रैंड हुआंगशी यहाँ मर जाऊँगा। हेवनली कोड का प्लान मेरी वज़ह से फ़ेल हो जाएगा। फेंग युआन जैसे डीमन को रोक नहीं पाया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी स्क्रीम भाई खतरनाक थी और अचानक से चिल्लाते-चिल्लाते आवाज़ ही कट हो गई उसकी। स्वॉर्ड की आई ने उसका पूरा भाई लाइफ़ फ़ोर्स ही ख़त्म कर दिया। खा गई उसकी पूरी लाइफ़ फ़ोर्स। जैसे कोई इनविंसिबल मिथिकल बेस्ट उसे पूरा निगल गया हो, पूरा चबा गया हो। और अगले ही सेकंड लॉर्ड हुआंगशी द हेवनली कोड रैंक 8 ग्रेट टाइम पाथ इमॉर्टल एक्सपर्ट डेड, खत्म हो गया। अब सीन आगे देखते हैं। यहाँ पे सीन दिखाया जाता है, बाइनिमिंग और उसकी टीम ने हुआंगशी का जो लाइफलेस बॉडी था उसे उठाकर फेंग युआन के सामने रख दिया। इंस्पेक्टर सोल की विल ने लाश को देखा और धीरे से देखा और कहा, यह बंदा भी कमाल का था, जवानी में जीनियस, बाद में पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में नाम मचा दिया और आज यहाँ इस अंधेरी जगह में खत्म हो गया। सब चुप थे। इंस्पेक्टर सोल का विल स्टोन लोटस आइलैंड को कंट्रोल कर रहा था। यही रेड लोटस का टाइम पाथ ट्रूनेटेंस का कोर पावर था। पास्ट और प्रेजेंट दोनों को टाइम रिवर के जरिए देख सकता था। रेयर एबिलिटी थी। स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल ने पहली बार जब ये इनहेरिटेंस लिया था, तब भी बोला था कि ये पागलपन की एक हद तक अनइमेजिनेबल है। रैंक 9 लेवल पे हर वनरेबल दूसरे पाथ में भी अच्छे से यूज़ कर सकता है चीज़ों को और सबकी स्पेशलिटी अलग होती है। जैसे रेड लोटस टाइम पाथ का किंग था, स्पेक्टर सोल सोल पाथ का डेविल था। दोनों एक दूसरे के डोमेन में कंपेयर ही नहीं होते थे। यानी इसमें कहा जाता है कि जो भी वेनरेबल होता है उसका एक मेन पाथ होता है, उस मेन पाथ को कंट्रोल करता है। उस मेन पाथ को जब वो कंट्रोल करके आगे बढ़ता है यानी फॉलो करके आगे बढ़ता है, तो उस पाथ का वो सबसे खतरनाक पावरफुल बंदा बन जाता है वेनरेबल में। और यही बताया जा रहा था कि रेड लोटस टाइम पाथ में था। हालाँकि वो और पाथ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि और पाथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेन पाथ जो उनका होता है उसमें सबसे पावरफुल होते हैं, एकदम सुप्रीम होते हैं वो, ठीक है? तो अब आगे देखते हैं।
सीन आगे देखते हैं। रेड लोटस आइलैंड का सीन। अब भाई ये कोलैप्स पे था, ग्रल ग्रल आवाज आ रही थी। रिवर ऑफ टाइम का वाटर नीचे से एकदम हाई आने लग गया। स्टोन लोटस आइलैंड का एक छोटा सा हिस्सा टी कप साइज का होल जैसा क्रम्बल हो गया। स्पेक्टर सोल की व्हील थोड़ा सा फ्रीज हुआ, फिर हल्की सी थकान से कहता है अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, थोड़ी देर में पूरा आइलैंड टूट जाएगा। ये आइलैंड पहले रेड लोटस ने बनाया था, स्पेक्टर सोल ने बाद में से मॉडिफाई करके शैडो सेट का अल्टीमेट इंफॉर्मेशन हब बना दिया था। इसी पावर से स्प्रिंग ऑटम सिगाडा सेफ ट्रिगर हुआ था। यिंग वुशी और पर्पल माउंटेन को हेल्प मिली थी। साथ में शैडो सेक्टर ने बहुत सी टाइम मैनिपुलेशन चीजें यहीं से की थी। बट आफ्टर द लॉ किलिंग द लॉर्ड हुआंगशी, आइलैंड की रिमेनिंग फाउंडेशन एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी, यानी खत्म। फेंग युआन ने कामली कहा स्टोन लोटस आइलैंड गया, पर लॉर्ड हुआंगशी का मरना एक मैसिव गेन है। हुआंगशी जैसे टाइम पाथ एक्सपर्ट को रिवर ऑफ टाइम में दोबारा किल करना लगभग इम्पॉसिबल होता। ये चांस यूनिक था। सबने फेंग युआन की बात को एक्सेप्ट करा, इवन स्पेक्टर सोल ने भी ये बात को एक्सेप्ट करा। वो फेंग युआन को देखकर बोलता है, आवाज में अजीब सी हेल्पलेस होनेस्टी थी। वो कहता है ड्रीम रेलम वार के लास्ट मोमेंट में पर्पल माउंटेन ने जो डिसीजन लिया था सही था फेंग युआन। अब तू ही हमारे शेडो सेट का लास्ट होप है, बाकी सब तेरे डिसीजन पे डिपेंड करेगा। चाहे तू हमारी मेन बॉडी को बचाए या मार दे, हम तुझे ब्लेम नहीं करेंगे। ये सुनकर सब इमोर्टल्स का दिल हिल गया। यिंग वुशी का चेहरा भी लाल और सफेद पड़ गया। उसने कुछ नहीं बोला, पर वर्ड्स निकलते ही कहा क्या ही कहता वो। जब मेन विल ने ही ये बोल दिया तो क्या बोले, वो कौन बोल सकता है, वो होता ही कौन है बोलने वाला। हाँ, स्प्लिट सोल है लेकिन क्या ही बोलेगा। शेडो सेक्टर जिसे कभी दुनिया का सबसे डेंजरस डेमोनिक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था, आज उनका एक तरीके से कंप्लीट फेट फेंगिवान के हाथ में था। स्पेक्टर सोल विल ये सब इतना कामली इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो सबसे ज्यादा जानता था और उसी को सबसे ज्यादा रियलिटी समझ आई थी। फेंगयुआन जब रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस में घुसा, स्पेक्टर सोल विल ने एक सेकंड भी एक तरीके से ऑब्स्टिकल नहीं डाला और लॉर्ड हुआंगशी को मरने में पूरा कोऑर्डिनेट हेल्प करने हेल्प भी की। फेंगयुआन ने सारी मॉडल को देखकर कामली रिप्लाई दिया, चिंता मत करो, हेवनली कोर्ट बहुत बड़ा फोर्स है। तुम और मैं नेचुरली एक साइड पर है, जहां हेल्प कर पाऊंगा जरूर करूंगा। ये फेंगयुआन का रिप्लाई था। स्पेक्टर सोल ने भी सीधा हाँ में हाँ हिलाया और कहा मुझे पता है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और कहा हम एलाइज नहीं हैं, एक ही फोर्स हैं। तुम शैडो सेट के करंट लीडर हो, पर्पल माउंटेन के अपॉइंटेड हो, सब स्प्लिट सोल से अप्रूव्ड हो। मेन बॉडी भी फ्यूचर में तुम्हारी बात मानेगा क्योंकि हम सब वही हैं, हम सब एक हैं। फिर उसने सीधा बोला अब मैं अपनी मेन बॉडी का पूरा सोल पाथ ट्रू इनहेरिटेंस और बाकी सब जितना भी मुझे पता है, जितना नॉलेज मैं जानता हूँ, सब का सब तुम्हें मैं देता हूँ। फेंगयुआ ने विजडम पाथ मेथड एक्टिवेट करा। एक बड़ा विल सीधा स्पेक्टर सोल की विल में एकदम आया। स्पेक्टर सोल की विल स्टेबल खड़ी थी। विल का इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज तो लाइटनिंग स्पीड से होता है, बस कुछ ही सांसों के अंदर सेल्फ विल वापस फेंगयुआन के अंदर आ गया और भाई एक अनइमेजिनेबल इन्फॉर्मेशन का फ्लड उसके दिमाग में फूट गया। फेंगयुआन की आंखें एकदम भाई बंद हो गई। उसने बंद कर ली और कामली सबको समझा। विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर होने का फायदा यही था, सबसे वैल्यूबल उसको डेटा मिल गया था। स्पेक्टर सोल का फुल कल्टीवेशन सिस्टम रैंक 9 के सोल पाथ एम्पायर का कंप्लीट ब्लूप्रिंट था। फेंगयुआन जब उसका एक छोटा सा हिस्सा देखता है तो माइंड लिटरली शेक हो जाता है। इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रू इनहेरिटेंस सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। सिर्फ 10 वनरेबल्स आए थे जो दुनिया में और उनमें से एक स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल था। ये जो इनहेरिटेंस फेंगयुआन को मिला ये इतना डिटेल्ड था कि अगर वो एग्जैक्टली इसके मुताबिक कल्टीवेट करे तो वो भी वनरेबल लेवल हाइट तक जा सकता था। अब आगे देखते हैं फेंगयुआन और वेनरेबल का कनेक्शन। पहला, रेड लोटस स्प्रिंग ऑटम सिगाडा की था 7 इनहेरिटेंस का जो कि रेड लोटस ने छोड़ी थी। फेंगयुआन अभी सिर्फ एक इनहेरिटेंस को पाया था, उसका ट्रू मीनिंग स्पेक्टर सोल ऑलरेडी खा चुका था, तो अब उसे एक तरीके से मिल गया। दूसरा था उसका जायंट सन का सेल्फ लक इनहेरिटेंस जो कि लांग या ब्लेस लैंड से उसे मिल गया था। ऑल लिविंग बींग्स जो कि 88 रॉन्ग बिल्डिंग और माहोंगिन से मिला था, बट र्यूमर जैसा कंप्लीट नहीं था, आधा ही था जो फेंगयुआन के पास था। तीसरा था थीविंग हेवन का, सिर्फ घोस्टली कंसीलमेंट ही फेंगयुआन को मिला था, डिवाइन कंसीलमेंट जाओलियन ने ले लिया था, तो एक ही मिला है थीविंग हेवन का फेंगयुआन को। पर सबसे कंप्लीट इनहेरिटेंस उसे कौन सा मिला, अब मिला था उसे सबसे कंप्लीट इनहेरिटेंस स्पेक्ट्रा सोल का, जो कि उसका एक तरीके से फॉर्मर मॉर्टल एनिमी था। बड़ी आयरॉनिक बात थी ये, एक तरीके से बड़ी आयरनी वाली कि एनिमी का ही इनहेरिटेंस मिल गया, वो भी कंप्लीट। इतने बड़े-बड़े वनरेबल्स के उसे इनहेरिटेंस मिले हैं, जायंट सन का भी इनहेरिटेंस मिला है, थीविंग हेवन का भी आधा मिला है, लेकिन उसको जो पूरा मिला, सबसे बढ़िया इनहेरिटेंस मिला वो उसके एनिमी का था। यही तो बात थी। फेंगयुआ ने इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हुए सोचा, मेरी सोल पाथ अटेनमेंट लो है। इस पाथ को कल्टीवेट करने के लिए भाई अनफैथमेबल रिसोर्स चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा। सोल पाथ रिसोर्स रिक्वायरमेंट दुनिया में सबसे टेरिफाइंग थी। सब स्पेक्ट्रल सोल ने अपना कल्टीवेशन पुश करने के लिए भाई
कितने ही लिविंग बीइंग्स को मास केयर करा, वो तो सोचने वाली बात ही नहीं। फेंग युआन को तो खाली में बदनाम किया जाता है, असली मार-काट तो इसने करी थी। सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, अगर फेंग युआन भी उसी लेवल तक जाना चाहे तो एक तरीके से बहुत ब्रूटल पाथ होगा। स्पेक्ट्रल सोल ने ट्रू मीनिंग एब्ज़ॉर्ब कर लिया था, बट इनहेरिटेंस का कंटेंट था फेंग युआन को मिल गया था। मोस्ट शॉकिंग पार्ट ये था कि स्प्रिंग ऑटम सिगारडा एक इमॉर्टल गू की रेसिपी थी जो कि रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8 और रैंक 9 तक थी। वो फुल सेट इसे मिल गया था। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स का था। सिर्फ रैंक 6 ही 17 से 18 वर्ज़न थे इसके अंदर, और फेंग युआन ने अपनी पिछली लाइफ में 500 साल वाली लाइफ में सिर्फ एक ही वर्ज़न देखा था, जो कि सबसे बेसिक वाला था। अब उसके पास कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ स्प्रिंग ऑटम सिगारडा आ चुका था, जो कि रैंक 6 से लेके रैंक 9 तक का था। समझ रही हो? कह रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स थे, सिर्फ एक रैंक 6 के ही, और 17 से 18 वर्ज़न थे। यानी जो रैंक 6 है, रैंक 6 लेवल में 17 से 18 वर्ज़न हैं। रैंक 8 में भी होंगे, रैंक 7 भी होंगे, मतलब रैंक 7 और रैंक 8 में भी कितने ही वर्ज़न्स होंगे, 18, 17, 18, 17 हर सेट में, और टोटल रैंक 9 तक इसके थे। तो समझ रहे हो, बड़ा खतरनाक चीज़ हो गई थी ये। उसके पास सब कुछ मिल चुका था। एक ट्रेज़र बियॉन्ड मेज़रमेंट, यानी मेज़र नहीं किया जा सकता इस चीज़ को, इतना खतरनाक उसको गेन मिला था। अब शायद ये बंदा ना स्प्रिंग ऑटम सिगारेटो को दोबारा से रिफाइन करके हेवेंसविल का जो उसके अंदर फ्यूज़ है ना, उसे हटा के दोबारा अपना बना सकता है, क्योंकि स्प्रिंग ऑटम सिगारेटो के अंदर हेवेंसविल इन्फेक्टेड है ना, इस वजह से वो यूज़ नहीं कर सकता, वरना पक्का प्रॉपर उसकी मौत ही होगी यूज़ करा तो। इसलिए पक्की बात है कि वो इसे दोबारा से रिफाइन करेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि अब उसे पूरी रेसिपी मिल चुकी है, वो भी अच्छी वाली, सबसे बेस्ट, पूरा का पूरा एक तरीके से डिटेल बायोडाटा मिल गया उसको, पूरी बायोग्राफी उसकी। और एक चीज़ मुझे अब समझ आई, तुमने वो जो एआई वाली वीडियो देखी है, एआई वाली है या पता नहीं क्या है, जो भी एनिमेशन है फेंग युआन वाला, जब फेंग युआन पहली बार स्प्रिंग ऑटम सिगारेटो यूज़ करता है, दोबारा से रिबॉर्न होता है, 500 साल वाली ज़िंदगी का एक एआई एनिमेशन है, या जो भी एनिमेशन है वो, उसके अंदर जब फेंग युआन पहली बार स्प्रिंग ऑटम सिगारेटो को यूज़ करता है, तो भाई एक बंदा दिखाता है जो हँस रहा होता है, वो रेड लोटस होता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है असल में ये था, वो स्पेक्टर सोल देख रहा था, क्योंकि स्पेक्टर सोल ही तो कंट्रोल कर रहा था, और वो सब कुछ देख सकता था स्पेक्टर सोल, मतलब पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर देख लेता, फ्यूचर नहीं मतलब पास्ट, प्रेज़ेंट देख लेता था। तो मुझे लग रहा है उसने देख लिया था, वो फेंग युआन को देख के ही हँसा था। अब समझ आया, वो असल में रेड लोटस नहीं था, रेड लोटस की जगह रेड लोटस की थी, लेकिन कंट्रोल स्पेक्टर सोल के हाथ में था, तो वो स्पेक्टर सोल हँसा था। अब मुझे समझ आ गया, वो जो एआई एनिमेशन थी उसमें जो छोटा-सा सीन आया था 2 सेकंड का, वो कौन-सा था, वो यही वाला सीन था वो। अब आगे देखते हैं, रैंक 7 स्प्रिंग ऑटम सिगारेटो रेसिपी 86 थी इसमें, जो कि रैंक 8 वाली जो थी उसमें 43 थी, और रैंक 9 वाली 3 थी। यानी कहना चाह रहा है, देखो, रैंक 6 की तो पता नहीं 13 से 18 वर्ज़न थे इतनी बनाने के। रैंक 7 में जिसकी रेसिपीज़ थी वो करीबन 86 थी, यानी 86 मेथड थे इसको बनाने के रैंक 7 वाले। रैंक 8 के जो इसको मेथड थे वो थे 43, यानी 43 तरीके से रैंक 8 का स्प्रिंग ऑटम सिगारेटो बनाया जा सकता था। रैंक 9 का बनाने के लिए 3 ही रेसिपीज़ थी। इतना बड़ा स्टॉक देखकर फेंग युआन सिर्फ़ एक ही चीज़ को रियलाइज़ करता है, वो कहता है कि रेड लोटस ने स्प्रिंग ऑटम सिगारेटो को लिटरली अपनी ज़िंदगी बना लिया था। ये इमॉर्टल वो उसका कोर हार्ट पीस था, और फेंग युआन भी जानता था सिगारेटो उसका सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इसलिए इतने सारे रेसिपीज़ मिलना, फ्यूचर में रिफाइन करने के हज़ारों तरीके थे, 100 से भी ज़्यादा, फुल फ्लेक्सिबिलिटी थी। इस मैसिव इन्फॉर्मेशन फ्लड में कुछ इनहेरिटेंस इनकम्प्लीट भी थे, कुछ 100% कंप्लीट भी थे। ये सब स्पेक्टर सोल ने लाइफ टाइम में कलेक्ट किए थे। शैडो सेक्ट ने 1 लाख साल में जो जमा किया था, सब फेंग युआन के पास था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क सिर्फ एक स्प्लिट सोल था, इसलिए उसके पास ये ट्रेजर का चेस्ट का सिर्फ 1% भी पूरा नहीं था। और यहाँ तो लिमिटलेस डीमन वनरेबल का रूल पाथ ट्रू इनहेरिटेंस भी था, पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वनरेबल का फॉर्मेशन पाथ का ट्रू इनहेरिटेंस भी था। ये दोनों तो पर्पल के पास भी थे ही नहीं, और इसका वैल्यू ऑफ फेंग युआन के लिए बहुत बड़ा था, और सबके लिए तो इन्फिनिटी होगा। फेंग युआन को तो मिल ही गया ये। फेंग युआन अगर बस टाइम प्लस रिसोर्स दे दे तो वो लिटरली हेवनली कोड का एक रेप्लिका क्रिएट कर सकता था। शैडो सेट का लीडर बनने का असली एडवांटेज यहाँ दिख गया था, अनइमेजिनेबल गेन्स थे। स्पेक्टर सोल की विल ने फाइनली कहा, फेंग युआन तुमने शैडो सेट कंप्लीटली इनहेरिट कर लिया है, पर प्रॉब्लम ये है, ये सब कल्टीवेट करने के लिए टाइम, एनर्जी, रिसोर्स और हमारे पास तीनों की कमी है। फिर वो कोर ट्रुथ बताता है और कहता है 5 रीजन्स मर्ज हो जाएँगे, दुनिया का सबसे बड़ा वॉर होगा, और इस वॉर के अंदर सेंट्रल कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा डेंजर चीज़ है। सबसे ज़्यादा गो इमॉर्टल उसके पास है, डीपेस्ट फाउंडेशन उसके पास है, एक लीडर भी उनके पास है। हेवनली कोर्ट एक खतरनाक ऑर्गेनाइज़ेशन है, बहुत खतरनाक उनके पास लीडर्स भरे हुए हैं। एक मरेगा दूसरा आएगा। बाकी रीजन्स डिवाइडेड हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और एक तरीके से अलाइज़ नहीं है। नॉर्थर्न पैच थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके पास लॉन्गेविटी हेवन है, पर हेवनली कोर्ट के सामने वो भी एक चिड़िया है, एक स्मॉल फ्राई है। फिर वो थोड़ा-सा
रूट फ़ियर बताता है। आगे वो कहता है एक सबसे खतरनाक बात हेवनली कोड की। हेवनली कोड के पास रैंक 9 का फेट इमॉर्टल गू है। स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल है इस गू से। डेथ के बाद भी 3 वल्नरेबल्स को रोकने वाली अरेंजमेंट सेट की हैं। 3 डीमन वल्नरेबल भी फेट के अंदर बाउंड हैं। सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है जो फेट से बाहर है, फेंगयुआन, अदरवर्ल्डली डीमन। इसलिए फेंगयुआन, फेट इमॉर्टल गू को तोड़ने का इकलौता होप तुम हो। रेड लोटस डीमन वल्नरेबल के ड्रीम्ड सक्सेसर तुम ही हो। तुम्हें ही वो करके दिखाना है। अब फाइनल वार्निंग देता है स्पेक्टर सोल। स्पेक्टर सोल की फाइनल लाइन ये थी, वो कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 10 साल हैं। हेवनली कोड को फेट इमॉर्टल को रिस्टोर मत करने देना। अगर वो रिस्टोर हो गया तो हेवनली कोड इनविंसिबल बन जाएगा। 4 रीजन्स मिलकर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे और हमारा मेन बॉडी हमेशा के लिए ट्रैप्ड रह जाएगा। फेंगयुआन, टाइम बहुत कम है।